नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यही थी जो सुबह निकल कर आई कि एल्विश यादव के जीवन में एक नई प्रॉब्लम और आकर खड़ी हो गई है। चीजें लग रहा था कि सब चीजें अब सही दिशा में जा रही है, चीजें ठीक हो रही है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा केस था पीएनडीटी एक्ट के तहत जो नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था, उससे बाहर किसी तरह से निकलकर एल्विश आए थे। लेकिन अब एक और नई जानकारी आ गई कि एल्विश के खिलाफ ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो एफआईआर दर्ज की है वो पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज की गई है। जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद किस तरह की दिक्कतें एल्विश के सामने आ सकती है, क्योंकि तमाम जो फैंस हैं, तमाम जो चाहने वाले जो लोग हैं, वो इस बात को लेकर जाहिर सी बात है चिंता उन्हें अब होने लगी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पीएमएलए एक्ट की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है, जिसमें एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो जाए और गिरफ्तारी अगर हो गई तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं के ऊपर भी पीएमएलए एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद से वो अभी तक जेल के अंदर है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं, दुआ तमाम लोग यही कर रहे हैं और रिपोर्टर जी एल्विश के साथ है, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि क्या एल्विश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है। इसीलिए रिपोर्टर जी एल्विश यादव के साथ है और क्योंकि हम एल्विश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत यहाँ पर है, लेकिन अभी ये जी हाँ ठीक हो गई है। तो हम एल्विश यादव के साथ हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी एल्विश यादव के साथ होंगे, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता है, उसके खिलाफ दोष साबित नहीं हो जाता है, तो वो गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है। कोर्ट भी ये बात कहती है, कानून भी ये कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मीडिया में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है लगातार कि एल्विश यादव की जो लग्जरी कारों का काफिला है, आप समझिए किस तरह से कितना बड़ा और बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताने की कोशिश की जा रही है एक पर्टिकुलर मीडिया के द्वारा कि एल्विश यादव तो ना जाने पता नहीं कितना बड़ा ब्लैक मनी का मास्टर है, जो इतनी बड़ी ब्लैक मनी उसने इकट्ठा कर ली होगी। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, उसी नैरेटिव को तोड़ने का काम हम करेंगे। और आज से हमने एक बार फिर वो मुहिम छेड़ दी है जो पिछली बार भी हमने छेड़ी थी, आप लोगों के साथ मिलकर हमने एक एक परतें खोली थी। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तमाम इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कुछ ही देर में बाकी लोग भी जुड़ेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को हम अगले 1 घंटे 1.5 घंटे जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों के जो सवाल है आप लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे जो संवाददाता जो रिपोर्टर है उनसे भी, जो ग्राउंड जीरो पर है, आज भी एक बार फिर से गांव में पहुंचे थे। हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु लगातार इस मामले पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिमांशु, आज भी आप एल्विश के गांव गए थे वजीराबाद, किस तरह का माहौल था? क्योंकि देखिए टेंशन तो अपने आप में है ही, एक चिंता का विषय तो है ही और तमाम जो फैंस है वो भी चिंता में है इस बात को लेकर कि एक के बाद एक केसेस लग रहे हैं, एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। ऐसा क्या, कितना बड़ा डॉन है या कितना बड़ा क्या गुनाह कर दिया होगा कि मतलब हर कोई पीछे पड़ा हुआ है? और इस पूरी मुहिम में जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि सच क्या और झूठ क्या है, रिपोर्टर जी एल्विश के साथ खड़ा हुआ और कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अथॉरिटी तक, सिस्टम तक, जो पॉलिसी मेकर है उनके कान तक बात पहुंच जाए, जो कि हमने लगातार दिखाई। गांव के लोग क्या कह रहे हैं, तमाम क्या लोग क्या कह रहे हैं। तो किस तरह का माहौल देखा हिमांशु आपने जब आप गांव में गए? जी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने के बाद जब रिपोर्टर जी की हमारी टीम गुरुग्राम के वजीराबाद गांव जो कि एल्विश यादव का गांव है, उस गांव में पहुंची तो कहीं ना कहीं जो एल्विश यादव के गांव के लोग थे उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बोला है कि एल्विश यादव के परिवार या माता पिता हो संस्कारी है और वह एक संस्कारी माता पिता का एक बेटा है, संस्कारी बेटा है और हमेशा से ही उसकी राम राम शाम शाम रही है। अपने जो बड़े बुजुर्ग है और जो बच्चे हैं उनसे हमेशा से उन्होंने स्नेह बना रखा है और हमेशा से ही साथियों के साथ जुड़कर अपना काम किया है। लगातार उन्होंने ये भी बताया है कि एल्विश यादव जब से यूट्यूब की दुनिया में आए हैं तब उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया है और जो
बाकी की जो जमीन जायदाद है वो उनकी पुश्तैनी दो दादा लाई जमीन है। वहीं जब हमने एलविश यादव के घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये जमीन जायदाद है वह उनको बचपन से देखती आ रही है। उन्होंने कभी भी ऐसे नशे के कामों में कभी भी ध्यान नहीं दिया, और जब से उनको फेम मिला है और जब से वह स्टार बने हैं बिग बॉस OTT 2 के विजेता होने के बाद से लगातार उनके जो मुश्किलें है बढ़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये आरोप है वह बेबुनियाद उन पे लगाए जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। और अब जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब केस दर्ज किया है, तो उनका यही साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एलविश यादव को एक बार फिर से कहीं ना कहीं फंसाने की साजिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा सवाल यही है हिमांशु की आखिरकार वो लोग कौन हैं, कौन ये साजिश रच रहा है? क्योंकि अगर बहुत बड़े कोई सबूत होते ही पुलिस के पास ही, नोएडा पुलिस के पास, नोएडा पुलिस ही पहले ही कार्रवाई कर चुकी होती। तो यानी कि साफ साफ बात यही है कि कोई बहुत बड़े सबूत है नहीं पुलिस के पास। और सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में, अगर वो सबूत होते, कार्रवाई करती, ईडी ने जो FIR दर्ज की है वो अपने आप में क्या कुछ कह रही है। एक बार मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। मनीष, जो ईडी ने FIR दर्ज की उसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कब तक जो है ईडी सम्मन भेजेगी या जांच के लिए या पूछताछ के लिए एलविश को बुला सकती है? देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कल शाम में इस मामले में जो है FIR दर्ज की गई है ईडी के द्वारा। तो इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है पहले नोटिस जारी किया जाएगा, और लगभग अगले हफ्ते का जो दौर है उस टाइम पे जो है ईडी पूछताछ के लिए एलविश यादव को ईडी दफ्तर बुला सकती है। लेकिन अब यहाँ समझना ये बहुत जरूरी है। हिमांशु, आपने शुरू से देखा है एलविश को, पिछली बार भी कवर किया है, किस तरह से एलविश ने अपने आप को यूट्यूब पे एस्टैब्लिश किया, क्योंकि आप भी यहीं गुरुग्राम के रहने वाले हो। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें, और क्योंकि लोकल ही है तो ये तो आपस में पता ही रहता है। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि दिया जी बिल्कुल, राठौड़ी जी, जी बिल्कुल कॉन्टेक्ट करो आप अपने चैनल पर। देखिए दिया, हमने कोशिश की है एलविश के साथ जो लोग रहते हैं उन तक हमने मैसेज पहुंचाया है, परिवार वालों को भी हमने मैसेज किया है। अभी चूंकि एक बड़ी टेंशन का वक्त है, तो ऐसे में ये स्थिति हो सकती है कि थोड़ा सा परेशान हो, अभी वो बात करना ना चाह रहे हो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं दिया कि हम किसी तरह से कांटेक्ट करें एलविश से और उनको हम चैनल पर लेकर आए। और आपकी कोई भी और सवाल हो दिया, हमें अपने सवाल भेजिए, कमेंट्स करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इस मैसेज को, इस वीडियो को तमाम एक अंतिम व्यक्ति तक हिंदुस्तान के पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी, ताकि हर किसी को पता लगे कि किसी बेगुनाह के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। हाँ बताइए हिमांशु, आपने शुरुआत से देखा, क्या ऐसा लगता है कि एलविश के पास कोई अचानक से कोई गलत तरीके से इतना पैसा आ गया और उससे वो ये सारी चीजें कर रहा है? क्योंकि देखिए, वो पूरा बताइए किस तरह से यूट्यूब पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया वो सारी चीजें। बिल्कुल देखिए 2016 में एलविश यादव ने अपने जो यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू की थी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यूट्यूब उनकी वीडियोस में देखा जा सकता है कि वह अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या फिर किसी टूर पे वीडियो बनाते हैं, या फिर जो गाड़ियों की वीडियो बनाते हैं। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं सुर्खियां जरूर बटोरी, और चाहे इसे किस्मत मान लीजिए कि इतनी जल्दी वह कहीं ना कहीं इतनी उनकी फैन फॉलोइंग हो गई थी, जिसके बाद सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब ये सबसे पहले हाईलाइट तब हुए, नेशनल मीडिया ने इनको तब उठाया जब गुरुग्राम में G20 सम्मेलन होना था, और गुरुग्राम को जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सजा के रखा हुआ था। ऐसे में जहां लीला होटल में ये पूरा सम्मेलन होना था, उसके आसपास फूल और गमलों से सजावट की गई थी, जिसके बाद एक वीडियो लगातार एकदम से वायरल होता है। 2000 जब ये G20 सम्मेलन हो रहा था, जब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक व्यक्ति एक लग्जरी गाड़ी में आते हैं और उन गमलों को चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये गाड़ी एलविश यादव की है। जिसके बाद एलविश यादव ने साफ जरूर किया था कि ये गाड़ी जरूर उन्होंने अपनी वीडियो में इस्तेमाल किया, लेकिन ये गाड़ी उनकी नहीं है, और लगातार एलविश यादव पर लोगों ने आरोप लगाए थे कि एलविश यादव चोर है। ऐसे में जब गुरुग्राम पुलिस जांच में जुटी तो सामने आया, और गुरुग्राम पुलिस ने कहीं ना कहीं जो गमला चोर था उसे गिरफ्तार भी किया था, और एलविश यादव
के ऊपर जब हमने गुरुग्राम पुलिस से पूछा था कि अलविश यादव का इस पूरे मामले में संलिप्तता है, तो गुरुग्राम पुलिस ने इसे खंडन कर दिया था। ऐसे में जब मीडिया थी, नेशनल मीडिया थी कि तो उन्होंने साफ तौर पर अलविश यादव का फायदा उठाया, उसकी व्यूज का और उनके सब्सक्राइबर फैन फॉलोइंग का फायदा उठाकर इस पूरे मामले को हाईलाइट रखा और टीआरपी बटोरी। उसके बाद अलविश यादव बिग बॉस OTT 2 के विजेता बने और जिसके बाद अलविश यादव ने उसमें भी खूब जो है स्टार बन गए थे अलविश यादव। जिसके बाद अलविश यादव को सम्मान करने अलविश यादव ने खुद एक सम्मेलन आयोजित किया था गुरुग्राम में ही। गुरुग्राम में खुद मनोहर लाल, जो सीएम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनको सम्मान दिया था। जिसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो ये कहने में लगे हुए हैं कि अलविश यादव को जो खड़े हुए मनोहर लाल खट्टर अलविश यादव के साथ खड़े हुए, तो ये उसका ही नतीजा है कि जो मनोहर लाल खट्टर ने उनको ये आश्वासन दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब केस लगा अलविश यादव पर, ये जो मामला सामने आया था कोबरा कांड वाला, उसमें कहीं ना कहीं अलविश यादव की संलिप्तता कहीं नहीं दिखी। जिसके बाद अब जो ईडी ने जांच, जो ईडी ने लखनऊ ईडी ने अलविश यादव के ऊपर केस दर्ज किया है, इसमें भी कहीं भी कुछ भी शामिल नहीं दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि ईडी शिकंजा कस सकती है उन गाड़ियों पर, उन लग्जरी गाड़ियों पर जो अलविश यादव के पास है, और उनके बिहाफ पर अलविश यादव के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है हिमांशु, जब वो गाड़ियों का काफिला है ही नहीं, अगर एक दो गाड़ी किसी के पास है तो उन एक दो गाड़ियों से क्या ये कह देना सही होगा कि देखिए एल्विश के पास तो गाड़ियों का काफिला है, पता नहीं कितना पूरे के पूरे एक बड़े 5 एकड़ के मैदान में गाड़ियां ही गाड़ियां मौजूद है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा झूठ है जो कि नेशनल मीडिया फैलाने की कोशिश कर रहा है, और जो लगातार जो फैंस है वो कह भी रहे हैं कमेंट्स में कि नेशनल मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहा है, सब टिकाऊ है नेशनल मीडिया, उसके पास 2 कार है। बिल्कुल, देखिए अब सवाल ये है कि 1 कार हो या 2 कार हो या 3 कार भी हो, तो क्या वो काफिला हो गया? आप समझिए काफिला किसको कहा जाता है, जहां 10, 15, 20 गाड़ियां किसी के पास हैं और एक के बाद एक जो है घर के बाहर, घर के अंदर खड़ी हुई है। हमने तस्वीरें दिखाई थी एल्विश का जो पुश्तैनी घर है, जो पुराना घर है जिसमें अभी भी परिवार के लोग रहते हैं, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी और गांव के लोगों की एक एक बात भी पहुंचाई थी। और मैं तमाम जो अभी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तमाम जो फैंस है एल्विश यादव के, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब हमने स्पष्ट तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि रिपोर्टर जी पूरी तरह से एल्विश के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि एल्विश के खिलाफ अभी तक कोई भी सबूत मिला नहीं है, और अगर मिला है तो वो क्या है, जब तक वो सामने नहीं आ जाता है जांच में, जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं साबित होता है तब तक वो बेगुनाह है, और तब तक हम बेगुनाह के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। अनुभव सिंह राजपूत लिखते हैं फुल सपोर्ट एल्विश यादव। बिल्कुल, देखिए किसी बेगुनाह को फुल सपोर्ट करना चाहिए, पर वही NWE की फुल सपोर्ट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा रिपोर्टर जी को भी फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भाईचारा जो है वो बना रहना चाहिए, और इसी भाईचारे के साथ हम लोग मिलकर वो जो नेशनल मीडिया जो एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है एल्विश यादव के खिलाफ, एल्विश यादव की इमेज को जो डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें हम आईना दिखा सके, हम उन्हें बता सके कि टीआरपी व्यूज जो है सिर्फ किसी के बारे में नेगेटिव कह के नहीं ले जा सकते, आप किसी के बारे में अच्छा कहकर भी प्यार हासिल कर सकते हैं। और यही चीजें जिस दिन हमने समझा दी, तो आप समझिए उस दिन हम जीत जाएंगे, और ये आप लोगों को मिलकर करना होगा हमारे साथ। मनीष, अभी की जो स्थिति है, अभी जिस तरह से पिछली बार भी आपने कवर किया, जिस तरह से मीडिया एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है एल्विश के बारे में, और पिछली बार भी इसी तरह से वो हुआ था, एल्विश के को विश और पता नहीं किस किस तरह के शब्दों से जो है वो बताना शुरू कर दिया था उसने, तो अब एक बार फिर से वही सब शुरू हो गया है। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों? देखिए, किसी के भी नाम को लेके आप इस तरीके से, कोई भी नेशनल मीडिया हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो पर्टिकुलर, देखिए सीधी तौर पे एक ही चीज सवाल उठता है, जब तक किसी को लेके आप आरोप जब तक साबित नहीं हो सकता, आप उसको आरोपी नहीं बना सकते, उसको आरोपी के तौर पे नहीं देख सकते। आप सिर्फ जो है हवा में बातें करना है तो हवा में आप कितनी भी बातें करिए, उससे इस व्यक्ति को पर जो मानसिक तौर पे जो है, जो आपकी जो हवा में बातें हो रही है, वो मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रही हो इस तरीके से, क्योंकि जब उनके मम्मी पापा जब नेशनल मीडिया को
जब उनको पिछली बार गिरफ्तार किया गया, जब उनको लेके जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, तो उस चीज को सफाई जो है उनके मम्मी पापा जो उनकी तरफ से जो है उनकी जो पूरी बातें जो है उनको लेके वो पहुंचे और अपनी जो उनका जो पक्ष था उन्होंने वो रखा मीडिया पे। और पर वहां पे भी हम लोगों ने जो देखा कि उनके साथ वहां पे भी जो सवालों का दौर है, जो मीडिया ट्रायल है वो किया गया उनके साथ। एक जो बोलते हैं, एक जो चीजें जो थी उसको क्रिएट किया गया वहां पे, एक के बाद बैक टू बैक सवाल पूछे गए, जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि किसी को अदालत में खड़ा कर दिया गया हो, अदालत में आरोप साबित करने की कोशिश हो रही हो। उस तरीके का एक मीडिया ट्रायल उनके साथ किया गया। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कोई भी माता पिता हो, उसके मन में क्या, उसके मन के अंदर जो है क्या चीजें चल रही होगी, कितना मेंटली वो प्रेशर में गए होंगे, कितना वो अपने आप को जो है उस टाइम पे, अगर उनके लड़के ने ऐसा कुछ किया नहीं है पर उस टाइम पे उनको गिल्टी फील हो रहा होगा कि मेरे लड़के ने ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी उनको फंसाया जा रहा है। ये जो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर वो कितना ज्यादा प्रेशराइज हुए होंगे, कितना ज्यादा जो उनको हेरेसमेंट हुआ होगा। जो तो वो जब एलवी यादव कहीं ना कहीं बाहर निकले तब जाकर उन्होंने ये भी चीज कहा कि मेरे मम्मी पापा को इस दौर में जो ये जो पीरियड था उस टाइम पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। उन ये सारी चीजों की जो बात है वो एल्विस यादव ने रखी थी। तो हाल जो बात कर रहे हैं कि हाल भी जो है अभी तक वो हाथ नहीं लगे हैं, जो पुख्ता चीजें हैं वो हाथ नहीं लगे हैं। तो अभी तक जो इन सारी चीजों को जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी हवा हवाई बातें चल रही है और हवा हवाई चीजें चल रही हैं। अभी तक कुछ ऐसा बड़ा हाथ नहीं लगा। अगर हाथ लगा होता तो इतने समय का वेट क्यों किया जा रहा है, इतने समय तक जो चीजें हैं उसको क्यों लंबी खींची जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ कमेंट्स एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हिमांशु पवई एनईटी फिर से आप लिख रहे हैं, बाकी जो भी कार दिखती है उनके साथ वो फ्यूजन कार्स वाले देते हैं जी ट्रायल के लिए। तो ठीक कहा, बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रायल के जी, लिए दी कल जाती है। परसों की जी इसके अलावा कल मैं परसों आ रहा की हूँ, भी मैं भी आ रहा हूँ। नीरज भाई लिख रहे हैं काफी टाइम यूट्यूब क्लिक बेट यूज करते हैं, जैसे किसी गेस्ट हाउस में आए और बोल दिया ये खरीद लिया, लेकिन वीडियो में अंदर बताया होता है कि ये मेरा नहीं दोस्त का है। समझे आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत सारी चीजें देखिए। अब फिल्में बनती हैं, फिल्में जब बनती हैं तो उसमें कोई आदमी हीरो जो है विलन को मार देता है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना वो असल में मार दिया और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये कुछ चीजें आप जब कंटेंट बना रहे होते हैं तो उस कंटेंट के लिए आप कुछ क्रिएट करते हैं चीजों को। तो अगर उसको हम सच मान ले, इससे बड़ी तो बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच जो है वो सबके सामने पहुंच सके। जो नेगेटिव खबरें दिखा रहे हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, उनको भी पता लग जाए कि इस तरह से चीजें नहीं चलती है। आप देखिए, दो तीन तरह के मीडिया होते हैं जो कि आज सोसाइटी में जिनको लेकर बात होने लगी है। बिकाऊ मीडिया, गोदी मीडिया, राहुल गांधी का चरण चुंबक मीडिया, पता नहीं किस किस तरह के मीडिया हो गए। तो ये चीजें नीरज बता रहे हैं थंबनेल में झूठ बोलने को क्लिक बैट कहते हैं, ताकि थंबनेल देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखें। तो नीरज, ये आप हमारे अभी वाले इसके लिए थंबनेल के लिए कह रहे हैं या एल्विश के कोई वीडियो के थंबनेल के लिए कह रहे हैं? थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, फिर मैं इस पे बात चर्चा करेंगे। रियल न्यूज बिल्कुल जतिन, थैंक यू वेरी मच। और रियल न्यूज ही आपको रिपोर्टर जी पर मिलेगी, ये हमारा वादा है। और अब तो हमने बकायदा थंबनेल में भी लिख दिया है, रिपोर्टर जी एल्विश के साथ है। तो ये चीजें हैं। बाकी थैंक यू भाई, आप दिखाते हैं। देखिए, इसी तरह से आप हमारा भी हौसला बढ़ाए रखेंगे, हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन मीडिया उस थंबनेल के बेस पे एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीरज, कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के वो थंबनेल बना लेते हैं और उन थंबनेल के हिसाब से वो पूरा गणित, पूरी कहानी गढ़ी जाती है। लेकिन थंबनेल आप कैसा भी बना लीजिए, लेकिन जब अंदर घुसे तो वहां सच दिखना चाहिए। थंबनेल आप ठीक कह रहे हैं कि वो इसलिए ताकि लोग आए तो सही देखने के लिए। आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो लेकिन आपको देखने ही नहीं आ रहे तो वो बेकार हो जाएगी। तो वो भी बहुत जरूरी है कि लोग बातों को सुने, देखे। तो थंबनेल बना लीजिए, लेकिन कम से कम अंदर जो माल बेच रहे हैं वो तो अच्छा होना चाहिए।
वो तो सच्चा होना चाहिए, उसमें तो आपको दिखना चाहिए कि वो शुद्धता है, 24 कैरेट के सोने की तरह वो टनाटन है, लेकिन ऐसा करते नहीं है लोग, ये बड़ी भारी दिक्कत है। हिमांशु, मैं आपके पास आऊंगा। गुरुग्राम में भी जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसका क्या स्टेटस है? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, पुलिस ने क्लीन चिट तो नहीं दिया, लेकिन कोर्ट के सामने कहा है कि इस मामले में कुछ ज्यादा कुछ सबूत मिले नहीं है। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कोई साजिशन एजेंसी को गुमराह कर रहा हो, साजिशन गलत इनपुट एजेंसी को दिए जा रहे हो, वो गलत जो इनपुट या गलत खबरें देकर इस तरह की चीजें कराई जा रही हो? हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए पीएफए के सदस्यों ने गुरुग्राम में भी एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए थे जांच के, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ये पीएफए के जो सांसद है मेनका गांधी, उनके खिलाफ उनके सामने भी कहीं ना कहीं टिप्पणियां खड़ी कर रही है कि मेनका गांधी ने इस पूरे मामले में आदेश दिए थे पीएफए को, जिसके बाद कहीं ना कहीं एलवीश यादव ने अपनी टिप्पणी भी मेनका गांधी पर की थी, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि मेनका गांधी भी अपनी कहीं ना कहीं भड़ास निकाल रहे हैं इस पूरे मामले में। ऐसे में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एलवीश यादव कई सालों से उनके सब्सक्राइबर और अगर फॉलोवर्स की बात करें तो मिलियन में है, और लाखों रुपए महीने के या कैसे भी कमाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लग्जरिया गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रत्यारोप लगाना कि एलवीश यादव ने की मनी लॉन्ड्रिंग का केस में कहीं ना कहीं। फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, ये कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि जो ये कोबरा कांड में जो भी कुछ हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं एलवीश यादव के अकाउंट से ट्रांजैक्शन गई थी या नहीं, ये जांच का विषय कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। दूसरी बात, आशंका ये भी जताई जा रही है कि एक तरफ जो गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया है, वो कहीं ना कहीं जो एलवीश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका ये भी जताई जा रही थी कि एलवीश यादव राहुल फाजिलपुरिया के साथ समर्थन में खड़े होते और उनके प्रचार के लिए खड़े होते, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद ही अपने केसों में फंसते चले गए, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं वह प्रचार में भी राहुल फाजिलपुरिया के सामने नहीं आ पाए। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि खुद मनोहर लाल खट्टर ने उनका सम्मान किया था, ओटीटी बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद उनका सम्मान किया था। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, वो जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, जो एलवीश यादव के सपोर्टर है, वह कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने में जुटे हैं कि मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने का एलवीश यादव को ये नतीजा मिला है। ये लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कुछ एक बार कुछ कमेंट्स है, पहले वो ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मनीष, जो मैं पूछ रहा था, नीरज जी ने वो क्लियर किया कि इन जनरल बता रहा हूं कि यूट्यूबर्स थंबनेल यूज करते हैं क्लिक बैच के लिए, लेकिन ही थंबनेल्स के बेसिस पे एलविश को दोषी बना रहा है। अच्छा देखिए, एक ये आपने मैं बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं हूँ, आप लोगों से जुड़ के एक अच्छी बात ये कि बहुत सारी टेक्निकल जो सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें वो सीखने को मिलती है, क्योंकि 22 साल मैंने टीवी पर ही लगाए हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों से मैं सोशल मीडिया भी सीख रहा हूँ। अब ये क्लिक बैट जो है, हो सकता है आप बहुत कॉमन हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा नया था, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया। हाँ देखिए, अब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ये जैसे निशा ने भी कहा, क्या जो बैटिंग ऐड करते हैं क्या वो दिक्कत कर सकती है? देखिए, कोई भी बैटिंग ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे जो फिल्म स्टार से लेकर हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो वो बैटिंग ऐप के लिए एडविट वो कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारे उनके खिलाफ हो जाना चाहिए? तो ये तो ठीक नहीं है। और रही बात ये कि थंबनेल आप क्लिक बैट के लिए अगर आप बना रहे हैं कुछ अलग अंदाज में, और अगर ठीक है, जैसे निशा ने भी कहा था कि अगर कोई स्मोक कर रहा है, और कई वीडियो में स्मोक करते हुए भी एल्विस कर रहे हैं, तो क्या वो रियल लाइफ में भी वो स्मोक करते होंगे? क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर एक फिल्म में कोई विलेन किसी हीरोइन के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या वो सच में कर रहा है, या हीरो जो है गोली मार देता है विलेन को, क्या उसने हत्या कर दी उसकी? तो ये ऐसे नहीं होती है चीजें, क्योंकि आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, उसमें अगर कुछ इस तरह की चीजें आप डालते हैं तो वो रियल नहीं है। अभिषेक लिख रहे हैं, अरे सर पुलिस के पास कुछ नहीं है, बस केस को खींचने के लिए किया गया है। देखिए, हमें भी ऐसा ही लगता है कि क्या केस को खींचा जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल। आप बात समझिए
कि मनीष इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूँ कि किसी के खिलाफ कोई भी आरोप लगा देना, एफआईआर दर्ज कर देना, आप समझिए कि कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए अपने वापस जीवन में चीजों को बेटर करने के लिए। जिस तरह से 5 दिन जेल में एल्विश ने बिताए, वो जो एक डेंट हुआ बहुत सारे लोगों के मन में, देखिए जो शंका घर कर जाती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ होगी। आदमी चाहे कितना ही पाक साफ निकल आए, बेगुनाह होकर निकले, लेकिन वो जो दिमाग में शंका घुस जाती है वो रह जाती है। अब उसको कैसे उससे निपटे, और जो पर्सनल जो नुकसान है, मेंटल टॉर्चर है, फैमिली की जो परेशानियां हैं, आपका जो काम है, हर चीज खराब होने लगती है। ये चलिए यहाँ अच्छी बात है कि एल्विश की अपनी फैन फॉलोइंग है, उससे वो तुरंत उभर गए, लेकिन कोई बहुत आम आदमी होता है, उसके साथ जब ये चीजें होती है, वो तो उसका तो जीवन बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं साफ कर दूं, जो एल्विश की जो 5 दिन की जो गिरफ्तारी जो की गई थी, वो एक जुडिशियल कस्टडी था। और जुडिशियल कस्टडी तब दी जाती है जब किसी भी आरोपी से पूछताछ करनी हो, जब किसी भी आरोपी से कुछ आगे की पूछताछ करनी हो, तब जाके उसको कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में भेजती है, और जुडिशियल कस्टडी में उससे आगे की पूछताछ की जाती है। उसको आरोपी नहीं बना दिया जाता है, या फिर उससे वो आरोपी नहीं हो जाता है, या फिर वो आरोप साबित नहीं हो जाता। आरोप साबित करने के लिए सबूत चाहिए, आरोप साबित करने के लिए तमाम जो चीजें हैं वो चाहिए। जो सबूत आप दे रहे हैं वो सारी चीजें सबूत, उसके ऊपर जो है तमाम जो चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो एक तरीके से खाली ये तो बोल देना कि एल्विश एक आरोपी है, एल्विश के ऊपर अभी जो है गुनाह कोई भी साबित नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले की भी बात करें तो यूपी पुलिस के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं थी कि जब उनको कोर्ट से जो है फटकार लगा था, और कोर्ट ने सीधी तौर पे एक चीज कहा था कि आप एनडीपीएस एक्ट जो लगा रहे हैं, तो एनडीपीएस एक्ट लगाने का मतलब यह है कि आपके पास में सबूत होने चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो जो है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, किसी के साथ भी अगर ये चीज होता है तो उसका परिवार एक तरीके से टूट जाता है, उसका परिवार एक तरीके से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाता है। तो और वो डिप्रेशन से निकलना किसी के लिए आम बात नहीं है, किसी के भी माँ बाप के लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए वो डिप्रेशन से निकलना आम बात नहीं है। जाहिर तौर पे एल्विश के लिए भी ये आम बात नहीं हो कि ये वीडियो जरूर वो बना रहे हैं, पर अभी भी उनको, उनके मन में कहीं ना कहीं वो 5 दिन कभी भी उनको याद आते होंगे, तो पक्का उस चीज को लेकर उनको फील होता होगा वो सारी चीजें। तो तमाम चीजें अभी एल्विश के मन में भी अभी वापस से एफआईआर दर्ज हुई है, तो वापस से वो डर बैठ जाता है कि अगर कोई भी आदमी हो उसके अंदर एक तरीके का डर जो है वो बैठ जाता है कि अगर वो कुछ कर नहीं रहा है, पर उसके ऊपर बैक टू बैक फायर हो रहा है, और बैक टू बैक जो तमाम चीजें हैं वो चल रही है। अभी तक किसी भी तरीके का जो चीज है वो सामने निकल के नहीं आया है, पर अभी भी जो है तमाम जो चीजें अभी पूछताछ हुई नहीं है। पूछताछ होगी तो तमाम चीजें भी जो है साफ हो जाएंगे। अभी पूछताछ के लिए भी अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी नोटिस जारी होगा, और नोटिस जारी होने के बाद जो है ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो अभी जो जो चीजें हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ एक नेशनल मीडिया बना रही है कि एल्विश को फिर से ईडी ने ये कर दिया, ईडी ने। देखिए, अभी सिर्फ है एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के बेस पे आप किसी को आरोपी मत दिखाइए, आप किसी को आरोप मत साबित कर दीजिए। अभी सिर्फ एक एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर अभी ईडी उनसे पूछताछ करेगी, सम्मन जारी करेगी, उसके बाद तमाम चीजें जो है वो निकल के सामने आएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा मनीष कि अभी जांच होगी, जांच के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा, लेकिन अभी से आप ये सब चीजें करने लगते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। और आप लोगों का शुक्रिया, देखिए हम लोग अभी रात में भी इसलिए डटे हुए हैं ताकि सच हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। यही हमारी कोशिश है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, सिर्फ इतना भर है कि 2-4-5 वीडियो बना दिए, डाल दिया, हो गया काम, उससे बात बनेगी नहीं। आप लोगों को याद होगा पिछली बार भी मैं यहीं से 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लाइव बैठा हूं, और मेरी टीम फील्ड से लगातार दिन रात देखे बगैर, गर्मी धूल पसीना देखे बगैर फील्ड में लगातार रहकर आपके पास अपडेट पहुंचा रही थी। ये हमने पिछली बार भी किया और इस बार भी हम पूरी तरह से खड़े हुए हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम एल्विश के साथ हैं, क्योंकि अभी तक दोष साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में
अभी हमें इंतजार करना चाहिए। जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं देखिए भाई साहब, इनके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास ना जाने क्या क्या है, ये चीजें गलत है और ये हम बनने नहीं देंगे। जो एजेंसी जांच कर रही है, एजेंसी की जांच में जो सामने आएगा, कोर्ट जिस पर फैसला लेगा हम उसे सही मानेंगे। तब तक हम किसी भी चीज को सही नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अभी ये जांच का विषय, जांच होने देनी चाहिए। मीडिया का काम है सही बात को सामने रखना, वो हम काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम अपनी बात को देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचा पाए। यानी कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी तो समझिए कि हमारी आपकी मेहनत जीरो है। इस मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि तमाम जो अपडेट्स, सही अपडेट्स आपके जरिए, अपने जरिए, अपने माध्यम से हम पहुंचाने का काम करें। नीरज गोयल जी, आप मुझे थोड़ा जरूर बताइएगा, ये क्लिक बैट होता है जैसे कि छोटा सा स्क्रैच लगा गाड़ी पर और यूट्यूब पर थंबनेल में दिखाएंगे आज एक्सीडेंट होते होते बच गया, और एक एक्सीडेंट वाली गाड़ी की फोटो लगा देंगे टाइटल के साथ। अरे वाह, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह थोड़ा बहुत कोशिश तो करते हैं, क्योंकि 22 साल मैंने टीवी में बिताए हैं और अभी 6 महीने से ही मैं यहाँ डिजिटल पर हूँ। तो थोड़ा सा ये आप जो मुझे सिखा रहे हैं ये भी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। और अगर आप डिजिटल को और अच्छा जानते हैं तो मुझसे आप एक बार डायरेक्ट भी संपर्क कीजिएगा। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ और चीजें आप थोड़ा बताइएगा ताकि इसी तरह से बैठ के सच को लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि अक्सर कई बार होता ये है कि आप सच की लड़ तो गए होते हैं, लेकिन वो आवाज जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाती। और ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 22 साल जब आप टीवी में बिताकर आते हैं तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड इलाकों में ना फिर घुसना, उसको समझना अपने आप में बड़ा टास्क है। खैर, वापस आते हैं एल्विश के मुद्दे पर ही। एक बार फिर से हिमांशु, आज आप गांव गए थे, गांव में आपने तमाम लोगों से बात की, घर भी आपने देखा है एल्विश का जो गांव का घर है। अभी वहां पर कौन कौन रहते हैं, गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने केस दर्ज करने के बाद जब रिपोर्टर जी की टीम गुरुग्राम के वजीराबाद गांव पहुंची, जहां पर एल्विश यादव रहते हैं अपने माता पिता के पास, तो उस गांव के लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की, जब हमने बताया उनको कि ईडी ने एक बार फिर जो है मामला दर्ज कर लिया है एल्विश यादव पर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उसको एल्विश यादव को कहीं ना कहीं किसी भी केस में आए दिन फंसाया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। वे ऐसे लड़के नहीं हैं, लगातार वो सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो जो एल्विश यादव के माता पिता है वह संस्कारी घर है, वह कहीं ना कहीं संस्कारी है और उनके वैसे ही बेटे भी संस्कारी है। और कहीं ना कहीं जो एल्विश यादव है उनका हमेशा से ही प्यार मोहब्बत पूरे गांव में रहा है। और जब हमने एल्विश यादव के बारे में पूछा कि क्या गांव वाले एल्विश यादव के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमेशा से ही एल्विश यादव के साथ पूरा गांव खड़ा है। और हालांकि आपने बुजुर्ग महिला की वीडियो देखी होगी, उसमें साफ तौर पर महिला का वो जो बुजुर्ग महिला है वो कहने में लगी है कि एल्विश यादव पर बेबुनियाद केस लगाए जा रहे हैं। और जब एल्विश यादव के घर हमने जाने की कोशिश की तो एल्विश यादव के घर में किसी ने भी बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि लगातार जो है एल्विश यादव के जब भी कोई केस आता है तो मीडिया कहीं ना कहीं उनके घर के बाहर खड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जब लास्ट टाइम भी जब ये केस हुआ था तो वो स्पेशल मीडिया जब मीडिया के सामने रूबरू हुए थे और कहीं ना कहीं उनके पिताजी भी मीडिया के सामने रोए भी थे कि एल्विश यादव जो है उनके बच्चे हैं जो वह कभी भी उनका ऐसा काम नहीं हुआ। और जब से वह सुर्खियों में आए हैं, स्टार बने हैं, बिग बॉस OTT 2 के विजेता बने हैं, तब से ही उनके ऊपर ये सारी विपदा खड़ी हो गई है। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एल्विश यादव जब से स्टार बने हैं तब से यह इन केसों का खामियाजा भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक फेम आपको मिलता है उस फेम से चिढ़ने वाले, उस फेम से जलने वाले भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और एल्विश यादव की जो छवि थी वो एक हिंदुत्व की छवि भी थी। तो जो बहुत सारे लेफ्टिस्ट है, जो वामपंथी है, उनकी जो जलन है वो किसी से छिपी हुई नहीं है एल्विश यादव को लेकर, और वो आप भी जानते हैं। यूजर 381 लिख रहे हैं, यार बहुत डर लग रहा है अब एल्विश के लिए।
अब पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई गुनाह किया होगा जिस व्यक्ति ने, वो डरेगा। और हमें ऐसा लगता नहीं है कि एल्विश ने कोई गुनाह किया है, वो साफ पाक निकल कर आएंगे इस मामले में भी, ये पूरी उम्मीद है। हर हर महादेव हैंडल लिखते हैं, ये राव इंद्रजीत का बिछाया हुआ जाल है। मुझे लग रहा है कि सीधे सीधे अभी एकदम से बगैर किसी सबूत के हमें किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत जो है इस तरह का जाल बिछाएंगे, तो वो जरूर आप रखने की कोशिश कीजिए। बट मेरा मानना ये है और मेरी एडवाइस भी है कि किसी भी बड़े व्यक्ति का जो पॉलिटिकली, जिनका एक बड़ा रुतबा कह लें या फिर इन्फ्लुएंस कह लें, एकदम से सीधे सीधे नाम लेने से हमें परहेज करना चाहिए। पर सर ईडी कब तक क्लीन चिट देगी, कब तक चलेगा केस? यूजर 381 का ये सवाल है। आपको मैं बता दूं कि आज एफआईआर दर्ज होने की खबर एल्विश के मामले में आई थी, और अब एक सप्ताह के भीतर भीतर एल्विश को सम्मन जारी किया जाएगा पूछताछ के लिए। उन्हें लखनऊ जो ईडी की ब्रांच है वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद ये पूरा केस अभी चलेगा। तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, यहाँ किसी तरह की धोखे में नहीं रखने वाली बात है, केस अभी थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि अभी जो नोएडा में भी केस दर्ज हुआ था वो क्लोज नहीं हुआ, अभी वो फाइल भी ओपन है, और उसके बाद अब नई फाइल खुली है ईडी के पास। तो आप समझिए कि ये दोहरी मुसीबत है। तो इस दोहरी मुसीबत से व्यक्ति को अगर निकलना है तो बाकी सब चीजें तो है ही है, दुआओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सब दुआएं कीजिए कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे के पूरे मामले से एल्विश बाहर निकल आए। मनीष, जैसा कि आपने बताया कि एक सप्ताह के भीतर भीतर जो है सर, मतलब 1-2 साल तक चलेगा। देखिए यूजर 381 में ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये एकदम से ये भविष्यवाणी या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं किसी चीज को कि कोई केस कितना लंबा चल सकता है। अगर अब पास्ट के ईडी के मामलों को देखें, जिस तरह से शराब घोटाले में चल रहा है पूरा, 1-1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी चल रहा है। मनीष सिसोदिया 6 महीने से ज्यादा हो गया जेल के अंदर है, केजरीवाल जो है अभी भी जेल के अंदर है। मैं ये सब डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं एक स्थिति आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये लंबा केस चलेगा। ये 1 दिन 2 दिन या 1 सप्ताह में क्लोज होने वाला केस नहीं है, ये तो आप मान लीजिए लंबा चलेगा। जो इस बिना पर ईडी ने पूरा मामला दर्ज किया है, ईडी के पास ऐसे कौन से सबूत हाथ लगे हैं, नहीं लगे हैं, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है एल्विश के बारे में कि लग्जरी गाड़ियों का काफिला है, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए जो है वो बना लिए होंगे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर सवाल वही हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो चीजें हैं कि ब्लैक मनी जो है आपने गलत सोर्सेज से की है। तो चलिए एक बार ना मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी टीम एल्विश के घर पर गई थी, तो पहले हम एल्विश का जो अभी मौजूदा घर ही समझिए, क्योंकि नया घर तो अभी बनकर पूरा भी नहीं हुआ है, वो मौजूदा जो घर जिसमें वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स जहाँ पर रहते हैं, जो गांव में बना हुआ है, एक बार वो उस घर को आप देखिए। वैसे तो आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा है। मैं एक बार दिखाता हूँ, इसी से आप अंदाजा लगाइए, क्या 100-200 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए कहीं का हिसाब किताब दिख रहा है क्या? आप एक बार तस्वीरों में, ये एल्विश यादव का पुराना घर है जहाँ पर उसका बचपना जो है वो बीता था। मैं आपको थोड़ा साइड से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गांव के अंदर की जगह है जहाँ पर एल्विश यादव का ये पुराना जो घर है ये यहाँ पर बना हुआ है। किस तरह के यहाँ पर उसका पूरा बचपन जो है यहाँ पर बीता था। एल्विश यादव का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि बिग बॉस OTT 2 का जो है खिताब वो जब जीत के आए थे, वो यहाँ पर आने के बाद जिस तरह के पोस्टर लगवाए गए थे, इनके समर्थन जो थे, जिससे पूरे गांव के जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। आपको बता दूं कि ये एल्विश यादव का पुराना घर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत में है घर। और अभी इस पूरे घर की जो है रेनोवेशन जो है एल्विश यादव ने अपनी यूट्यूब पे भी डाला था कि उसने पूरा रेनोवेशन करवाया था, पेंट वेंट करवाया था। और अभी घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ है, घर पे कोई नहीं है। मनीष को बोल देना कि, तो अभी आपने देखा मेरे सहयोगी हन्नू आपको तस्वीरें दिखा रहे थे एल्विश का जो मौजूदा घर है। यहीं से आप अंदाजा लगाइए क्या लग रहा है, क्या 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। और जो अभी गाड़ी ली है, जो अभी घर बन भी रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो जो गाड़ी मिली है EMI पर ली है, और जो घर भी बन रहा है उसमें क्या सारा पैसा
एलविश ही लगा रहे होंगे, और लगा भी रहे होंगे। तो इतने सालों से जो आदमी पैसा कमा रहा है, यूट्यूब से एक बड़ी कमाई आ रही है, कैंपेन कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या वो इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाया कि अपने लिए घर बना सके? बना रहा है। गाड़ी अगर ईएमआई पे ले ली है तो क्या कोई गुनाह कर दिया? इसमें कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग दिखती है? इसमें कहाँ से ब्लैक मनी दिखती है? ये अपने आप में सवाल है। नीरज गोयल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात का जिक्र करना चाहिए कि मनी ट्रेल नहीं मिला है। देखिए, अभी इसमें ये मनी ट्रेल वाला थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जांच शुरू नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन जिस तरह से मैंने अभी घर की तस्वीरें दिखाई, कहाँ से लग रहा है कि कोई मनी ट्रेल या कोई ब्लैक का बहुत बड़ा पैसा कहीं से मिल भी सकता है? हमें तो नहीं लगता है। पता नहीं ईडी को कहाँ से कौन सा क्या इनपुट किसने दिया, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये इसीलिए हम कह रहे हैं। बाकी ड्रग की जो पोजीशन थी, बिल्कुल वहां जो अभी तक हमें जानकारी है, ड्रग्स जो है वो नहीं मिली एल्विश के पास से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी बेल मिली थी एनडीपीएस एक्ट में। आमतौर पर एनडीपीएस एक्ट में जब शुरुआत में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी, तो ये एक शंका आशंका बन गई थी कि बेल जल्दी शायद ना मिले। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो 4-5 दिन भी लगे वो टेक्निकली इसलिए नहीं लगे कि कोर्ट सुनवाई कर रही थी, कोर्ट को कुछ लगा। अगर देखे तो जिस दिन अरेस्ट हुआ उसके अगले दिन ही बेल मिल गई थी, अगर इस बात को थोड़ा समझे। क्योंकि हुआ ये था कि कोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद कोर्ट की छुट्टियां हो गई, क्योंकि संडे सैटरडे वाला था, मंडे ये अपना छुट्टी हो गई। उसके बाद जब ये सारी चीजें खत्म हो गई थी, तो जब पेश किया गया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने नोएडा पुलिस को फटकार लगाई और बेल दे दी थी। अगर ये बीच में छुट्टी स्ट्राइक नहीं होती, तो आप समझिए जब अरेस्ट हुआ एलविश यादव का, तो उसके तुरंत बाद ही कोर्ट बेल दे देता। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर थी। तो आई थिंक जो आप बात कहना चाह रहे थे वो मैंने इस हिस्से में ले ली है, नीरज जी। मिस्टर योगी लिखते हैं, सब यूट्यूबर कमा रहे हैं करोड़ में, एल्विश से भी ज्यादा, उन पे भी केस कर दो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब तो फिर सभी के ऊपर केस हो जाना चाहिए। बहुत सारे, बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत करोड़ों में कमा रहे हैं। वो यूएस का मिस्टर बीस्ट है, उसका तो मैं देखता हूँ वीडियो की, वो तो लोगों में पैसे ही बांटता रहता है, कुछ इस तरह के वीडियो बनाता है कि वहां जो इनाम देता है और बड़े करोड़ों में पैसे वो देता है, तो इसका मतलब वो कमा कितना रहा है, तभी वो दे रहा है। सबसे पहले ईडी को तो उसी को पकड़ के लेके आना चाहिए, उसकी गर्दन पकड़ के अमेरिका से दबोच के लेकर आ जाना चाहिए कि भैया तुम इतने पैसे क्यों कमा रहे हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रतीक यादव लिख रहे, सर मेरे भाई एल्विश भाई के कार की दोस्त है, उसने बात हुई है, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब सॉर्टेड है, सारे पेपर्स कलेक्ट कर लिए, 6 साल इनकम टैक्स के हैं। बहुत बढ़िया प्रतीक जी कह रहे हैं कि भाई के दोस्त हैं, उनसे जो बातचीत हुई है। प्रतीक जी, अगर आप अपना नंबर मुझे शेयर कर पाए तो प्लीज शेयर कीजिएगा, अगर आप कनेक्ट करा पाए हमें अपने भाई के दोस्त से जो एल्विश के साथ में, ताकि कोशिश करें वहां से भी हम कुछ जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचा सके, उनसे बातचीत करके। जरूरी नहीं है टेक्निकली अभी इंटरव्यू की जरूरत है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप प्रतीक अभी आप जुड़े हुए हो तो एक बार हमारे से संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 7827155560। तो अगर आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट में आप अपना फोन नंबर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीरज, आप भी थोड़ा सा ये बताइएगा डिजिटल के बारे में, तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। नीरज कह रहे हैं जी थैंक यू। हम इसीलिए बैठे हैं अभी, जो आप लोगों के मन में सवाल है उन सवालों के भी लें और लोगों तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें, उन अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना भी ये वीडियो लोगों के बीच पहुंचना चाहिए उतना भी पहुंच नहीं रहा है, तो ये अभी इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, लोगों को बोलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हम सच को सच और झूठ को झूठ बता सके, वरना सारी चीजें ऐसी अटकी रहेगी। हाँ, थैंक यू प्रतीक, आप एक बार कनेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर बातचीत करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजें जब तक एक दूसरे से बात ना कर ले, क्योंकि मतलब इसको थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, हो सकता है कि एल्विश तक जो मैसेज जा रहा है कि रिपोर्टर जी को, क्योंकि अगर डिजिटली कंपेयर करें तो एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग और हमारे जो सब्सक्राइबर का बेस है वो कुछ भी नहीं है। मतलब हम तो अभी सब्सक्राइबर बेस के मामले में 0 है,
तो कभी कभी सामने वाले तक वो मैसेज जा ही नहीं पाता है कि उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ कौन रहा है। और इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि फिर सब्सक्राइबर बेस कितना है, फर्क इस बात से पड़ता है कि एक मीडिया चैनल अगर कोई बात कहता है उसका असर जरूर होता है। और पिछली बार ये असर हुआ था जब हमने लगातार एक मुहिम चलाई थी एल्विश के सपोर्ट में, उसका फर्क पड़ा था। और इस बात को कोई माने या ना माने, क्योंकि ये मुझे पता है, मेरे 22 साल का अनुभव है पत्रकारिता का, मैं सिस्टम के बीच रहा हूं, मैंने 22 साल इस सिस्टम के साथ बिताए, मैं पुलिस के बीच रहा हूं, मुझे पता है पुलिस की कार्रवाई कैसे चलती है, किस तरह से क्या कुछ होता है, वो सब पता है। इसीलिए मैं अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं इस बात को। तो यूजर प्रतीक यादव, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, जो जिस तरह से बात हुई है, सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे पेपर, सारी चीजें अगर पूरी है तो मुझे नहीं लग रहा कोई मुश्किल होनी चाहिए, और इसलिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर योगी लिख रहे हैं ऐसे तो कोई भी सेफ नहीं है, किसी पर केस डालो, प्रेशर देके अंदर कर दो। बिल्कुल, देखिए अगर आपके पास कुछ सॉलिड सबूत नहीं है तो ऐसे ही आप किसी के खिलाफ अगर केस दर्ज कर देते तो ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर एल्विश का इंटरव्यू ना मिले तो विनय यादव का इंटरव्यू लीजिए, वो खोपचा 56 रेस्टोरेंट गुड़गांव के ओनर है जिनको अरेस्ट भी किया था। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो खोपचा 56 के रेस्टोरेंट। ये कहाँ पर है नीरज? गुड़गांव में? आप भी गुड़गांव में रहते हैं क्या नीरज? तो एक बार बताइए आप मुझे। चलिए अब आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह की चीजें बनाई गई, जिस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, वो कहाँ तक सही है? सर प्रूफ कौन देखेगा जब प्रेशर ऊपर क्यों नहीं? देखिए मिस्टर योगी, आपको मैं बता दूं, कितना ही प्रेशर हो, वो कहते हैं ना कि झूठ को, सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। तो आप बात समझिए कि कितना ही प्रेशर हो, उस प्रेशर से आप ये तो कर सकते हैं, कुछ समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचे कि आप उस सच को हरा देंगे, ये संभव नहीं है। ये मेरा अनुभव कहता है। तो ये दिक्कतें जरूर हो सकती है कि कुछ चीजें कुछ समय के लिए थोड़ी सी इस तरह से आगे जाएं, लेकिन हरा दे ऐसा नहीं होगा। और सही लोगों के साथ अगर इतने लोग खड़े हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे लिख रहे हैं, फ्यूजन कार ने मर्सिडीज की वीडियो डाल दी है, चेक करिए। ओके, यानी कि जो आप कह रहे हैं, जो मर्सिडीज कार थी वी वैगन, जी वैगन की आप बात कर रहे हैं। चलिए वो हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर जी वैगन एल्विश की है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। हिमांशु के पास चलेंगे एक बार, अगर हिमांशु मेरी आवाज सुन रहे हो तो। जी जी हिमांशु, अभी हमने वीडियो दिखाया, जो घर दिखाया, उसमें हमारे सहयोगी हन्नू ने जाके वो कवर किया था, और हम इसलिए वो चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, पर्सनल है, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन एक हकीकत सामने होनी चाहिए, दिखाना भी जरूरी है कि जो सिर्फ तस्वीरों में, जो वीडियोस में जो चीजें एल्विश के दिख रही है, क्योंकि वो वीडियोस बनाने के लिए, वो कंटेंट बनाने के लिए वो सब की गई है, लेकिन असल में चीजें क्या है, कैसी दिखती है। आप तो पूरे गांव में गए, घर भी गए, एक बार आप भी अपने, जो आपने आंखों देखी देखा, उस आंखों देखी से आप एक्सप्लेन करिए सारी चीजें। जी, देखिए, रिपोर्टर जी की टीम हो या फिर मेरी बात हो, तो मैं गुरुग्राम के उस गांव वजीराबाद में एल्विश यादव के गांव नहीं, बल्कि एल्विश यादव के घर नहीं, बल्कि एल्विश यादव के घर के अंदर तक भी गया हूँ। और सारी चीजें, जितनी भी चीजें, अगर एल्विश यादव के घर के अंदर आप जाएंगे, बेशक से निजी हो, मैं बताना चाहूंगा कि एल्विश यादव के घर पूरी तरह से साधारण है, उनके माता पिता बिल्कुल पूरी तरह से साधारण है कहीं ना कहीं। और एल्विश यादव, हालांकि एल्विश यादव यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जरूर है और कहीं ना कहीं फेमस जरूर हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी जिंदगी है बिल्कुल एक सामान्य तौर पर हमेशा की तरह गुजरी है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा हिमांशु, की हम देखते भी अक्सर, तमाम आप लोग भी देखते हैं, जो एल्विश के वीडियो जिस तरह से आते हैं, कि वहां कहीं ऐसा नहीं दिखता है कि भाई कोई लग्जरी या वैसे अलग से वीडियो बनाने के लिए जरूर कुछ किया जाता है, लेकिन घर में आमतौर पर जो वीडियो आते हैं वो बड़े साधारण से आते हैं। नहीं तो हर आदमी, आप और हम भी अगर कहीं फोटो खिंचवा रहे हो, अपने घर की बैठ के वीडियो बनवा रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं नहीं, ये जो साइड में पर्दा है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं,
ये सामान यहाँ पर रखा है, इसको साइड कर देते हैं, या फूलदान रख देते हैं, या कोई और अच्छी सी चीज रख देते हैं, या उसको मतलब होता है ना अपने फ्रेम को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि एल्विश के वीडियो में जो जैसा है, जैसी चीजें वैसा ही दिखता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या कहते हैं हिमांशु? बिल्कुल जी, देखिए बिल्कुल साफ बिल्कुल सामान्य तरीके से पूरा परिवार रहता है। एल्विश यादव हालांकि मुझे उनके परिवार में कौन है मैं नहीं जानता। एल्विश यादव के माता पिता से जरूर मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट टाइम जब एल्विश यादव बिग बॉस OTT 2 जब जीत के आए थे, तो एल्विश यादव के पिताजी से भी हमारी बात हुई थी और माता से भी हमारी बात हुई थी। लेकिन एल्विश यादव घर में मौजूद नहीं थे और वह उनका जो रहन सहन है बिल्कुल सामान्य तरीके से वे रहते हैं। पिता जो है वो कहीं ना कहीं एक निजी स्कूल में टीचर है और जो माता जी है आपने हमारे जो व्यूवर्स है उन्होंने देखी होगी, उनके जो ब्लॉग है उनमें देखी होगी, उनकी माता भी एक साधारण बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना जीवन को व्यक्त करती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिल्कुल जो इस घर पे जो इस सामान्य से घर पर कई ईडी का जो ईडी अगर पहुंचती भी है तो ईडी को वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि एल्विश यादव पर जो शिकंजा ईडी के द्वारा कसा जा रहा है, आशंका जताई जा रही है कि जो सांप तस्करी मामले में जो एल्विश यादव को फंसाया गया था, उस मामले में कहीं ना कहीं एल्विश यादव की ट्रांजैक्शन को देखने के लिए ईडी ने केस दर्ज किया और जांच इस मामले को लेकर करेगी। और दूसरी तरफ आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो एल्विश यादव के पास लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके ब्याह पर जो है ईडी जांच करेगी। जी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अब एक चर्चा करते हैं हिमांशु, एक बार फिर से लौटते हैं, जो मीडिया का रोल है आमतौर पर किसी भी केस में किस तरह से रहना चाहिए, और एल्विश वाले केस में जिस तरह से मीडिया का रोल है इसको किस तरह से देखते हैं। मैं भी एक बार इसमें डिटेल विस्तार से आपसे कनेक्ट करूंगा एक बार, लेकिन मैं हिमांशु युवा पत्रकार है, अभी उन्होंने कुछ साल पहले ही पत्रकारिता शुरू की है, तो एक युवा पत्रकार किस तरह से देखता है आज के मीडिया की स्थिति, आज के मीडिया के रोल को, और जिस तरह से एल्विश के मामले में जो रोल प्ले कर रहा है आज का मीडिया, वो कितना सही, एक युवा जर्नलिस्ट उसको किस तरह से देखता है, ये भी समझना जरूरी है। और हिमांशु, आपसे ये चीज हम समझेंगे। जी बिल्कुल, देखिए युवा हो चाहे बच्चे हो, आप किसी भी घर में जाएंगे तो बच्चे एल्विश यादव को जरूर देखते हैं। तो ऐसे में जब जब सब्सक्राइबर देखे टीआरपी के लिए, जो नेशनल मीडिया है उन्होंने फैन फ्लोइंग देखी। मैंने आपको बताया कि कब सबसे पहली बार सुर्खियों में एल्विश यादव आए थे, जब G20 की मीटिंग थी गुरुग्राम में, और जब सम्मेलन के दौरान आसपास जब जो गमले सजाए गए थे, उस दौरान जो गमले चोरी किए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं वो जो एल्विश की संलिप्तता को लोग आरोप लगा रहे थे कि एल्विश की ये गाड़ी है और कहीं ना कहीं इसी गाड़ी से चोरी किया गया था, और लगातार एल्विश यादव पर चोरी के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद एल्विश ने सभी आरोपों का खंडन भी किया था सोशल मीडिया पर आकर। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी भी अगर कोई एक स्टेप ऊपर बढ़ता है तो नेशनल मीडिया कैसे टीआरपी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए किस तरह से एक शख्सियत के पीछे लग जाते हैं, वो भी बेबुनियाद आरोपों के साथ। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मीडिया है कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। और उस टाइम जब एल्विश यादव के खिलाफ, जब एल्विश यादव पर आरोप लगाए जा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि एल्विश यादव के खिलाफ लगातार जितनी भी मीडिया थी, सबने ये कह दिया था कि एल्विश यादव की ये गाड़ी है और एल्विश यादव इस पूरे मामले में संलिप्त है। हालांकि जब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो एल्विश यादव उस पूरे मामले में पाए नहीं गए, जबकि एल्विश यादव की वो गाड़ी भी नहीं थी। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा हिमांशु, आपने सही बात भी याद दिलाई, और मैं एक बार फिर से जो हमारे व्यूअर्स जुड़े उनको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को समझिए कि किस तरह से मीडिया बगैर किसी चीज को जांचे परखे कई बार उसको किसी के साथ जोड़ देता है। G20 आपको याद होगा, देश में G20 आयोजित हुआ था, गुड़गांव में भी उसकी तैयारी थी। जिन्होंने एक बार सुना होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ, आप लोग लेकिन जुड़े रहिए। तो जिन लोगों को वहां से एक किया कार्निवल कार में 2 लोग आए, उन्होंने कुछ गमले निकाले, उसके बाद मीडिया ने उसको कहां से किसके साथ जोड़ दिया, एल्विश यादव के साथ जोड़ दिया कि एल्विश यादव की कार है
और उस कार में एलविश यादव उस वक्त बैठा था और एलविश यादव ही वो चिंदी चोर है। मतलब आप समझिए किस तरह से झूठ को फैलाया जाता है। और ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जो लेफ्टिस्ट है, वामपंथी, आप समझिए इन लोगों को कि आज के दिन ये देश के अंदर बैठकर और देश के बाहर बैठकर जो एजेंडा चला रहे हैं, जिसमें एक ध्रुव राठी को भी आप जानते होंगे जो कि एलविश यादव के खिलाफ अक्सर जहर उगलता रहता है। और हमने देखा है एलविश भी उनको कड़ी टक्कर और कड़ा जवाब देते हैं। और आप यूट्यूब चैनल पे रिपोर्टर जी पर जाएंगे, ध्रुव राठी अगर सर्च करेंगे रिपोर्टर जी पर, हमने भी ध्रुव राठी के उस काले झूठ का पर्दाफाश किया है और लगातार हम उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहा है। तो आप वो वीडियो भी जाकर देखिए, उनको भी शेयर कीजिए कि ये ध्रुव राठी जैसे लोग जर्मनी में बैठकर किस तरह से देश के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, एलविश यादव जैसे लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके खिलाफ लोगों के दिल में दिमाग में जहर भरने का काम करते हैं और अपने आप को ये बताते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल है। कैसे इंटेलेक्चुअल है? जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हो खुल्लम खुल्ला, वो कैसे इंटेलेक्चुअल हो सकता है? साफ दिखता है तानाशाह सरकार आ जाएगी, उसको उखाड़ कर फेंकना है नहीं है, ये बाद की चीजें हैं। और यही व्यक्ति एलविश जैसे जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी ये लोग जहर उगलने का काम करते हैं। आप वीडियो एक एक जाकर देख सकते हैं, रिपोर्टर जी चैनल पे सर्च करेंगे आप ध्रुव राठी रिपोर्टर जी पर जाकर, तो आपको वो वीडियो देखेंगे और आप एक बार देखिएगा, आपको अफसोस नहीं होगा वो वीडियो देखकर, आपको अच्छा लगेगा कि हमने बारीकी से पोस्टमार्टम किया है इस ध्रुव राठी जैसे झूठे लेफ्टिस्ट और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठकर झूठ फैलाने वाले लोगों। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं बहुत साफ कह दूं आपको, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भली नहीं है, हर किसी का अपना एजेंडा है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं इसके साथ नहीं हूं, और उसी की गोद में बैठकर खेलते हैं, मैं उनके खिलाफ जरूर हूं। और यही लोग हैं जो असल में नफरत फैलाते हैं, और इसी तरह के लोग हैं जो एलविश जैसे लोगों को, जो अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल करते हैं, उनको बर्बाद करने का काम करते हैं। जबकि इनके पीछे एक बड़ी फंडिंग होती है, इनके पीछे लेफ्ट की बड़ी फंडिंग होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी फंडिंग होती है, जो इनके वीडियोस को पुश करते हैं, जो इनके वीडियोस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एलविश जैसे लोग नहीं है जो कि किसी की फंडिंग के ऊपर पलते हैं या उनकी फंडिंग पर अपने चैनल या करियर को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने अपने दम पर, मुझे गर्व है, गुरुग्राम का रहने वाला एलविश यादव और मैं भी यहीं का रहने वाला हूं, और मुझे गर्व है कि किसी की फंडिंग या किसी से कह के अपने आप को प्रमोट नहीं कराया, खुद से ये मुकाम एलविश ने हासिल किया। और हम उम्मीद करते हैं कि एलविश जो है इस मामले में भी साफ निकलेंगे। तब मीडिया इसलिए फेक नैरेटिव चलाती है कि क्योंकि वो उनकी गुलामी नहीं करता। निशा मलिक, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निशा। देखिए, हर कोई ये चाहता है कि उनके इशारों पर चले लोग, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है। चलिए एक बार मैं दिखाता हूं आपको कि गांव के लोगों ने आज जब हमारी टीम गई, वो देखना भी बेहद जरूरी है। आप एक बार वो देखिए, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, आप लोग तो देखिए, साथ साथ उन लोगों को ये दिखाना जरूरी है कि एलविश के गांव के लोग क्या कह रहे हैं, जो कि एलविश के खिलाफ अपने मन में, अपने दिल में जहर भर के घूमते हैं। उनको ये दिखाना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के साथ उसके गांव के लोग खड़े हो, उसके शहर के लोग खड़े हो, उसके देश के लोग खड़े हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार वो वीडियो दिखाते हैं कि गांव के लोगों ने क्या कुछ एलविश। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है कि ये जो केस है इनके ऊपर, ये फ्रॉड केस है, और इस केस को जो है ना कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन ऐसा है कि चलती का नाम गाड़ी है। जब तक हमारे मुख्यमंत्री, ये क्या नाम है इनका, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो जो है क्या नाम है, इसको किसी तरह केस दर्ज नहीं करने दिया था, और ना ही वो केस इसके उसमें है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति के तहत इसके ऊपर जो है ये केस चल रहा है। तो क्या लगता है राजनीति के तहत आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना पैसा है जिसके यादव के पास ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है? नहीं, किस चीज़ का केस दर्ज? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी को ज्यादा पैसा
या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल एक मध्यम वर्ग से जो है, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ठीक है भाई, बिग बॉस की वजह से जो है इसका नाम पॉपुलर हो गया। बाकी इनके पापा हमारे साथ पढ़े हुए हैं, मास्टर रामोदास जी, वो नॉर्मल फैमिली क्लास से है। तो गांव वाले एल्विश के साथ है हमेशा से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमेशा साथ ही रहते हैं, साथ ही हैं। भाई बचपन से बढ़िया है और अब भी बढ़िया है। ईडी ने एक बार फिर केस दर्ज कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग का एलविश यादव के खिलाफ। क्या लगता है, साजिश है किसी की? ये साजिश से चल रही है भाई, ठीक है। उभरते बालक ना देख सके कोई भी, आपस में ये बड़े बड़े ये ही हैं जो भाई ना देख सके। कदे थार तो कोई नहीं है। हाँ, कदे थार जो नाम नीचे हो जाए और उसका ऊपर हो जाए। अब तो गांव के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा गांव के सपोर्ट करे पूरा पूरा। तो क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? भाई वो तो वे जाने भाई करनिया, ये हमने क्या पता, हम तो घर बैठे हैं। पर भाई ये इसकी जमीन जायदाद का पैसा और कुछ ना, ठीक है। अपना ये नहीं तो अपना काम कर रही है, हाँ, और कुछ ना है। हाँ, ठीक है। एलविश पे मुसीबत आते हैं तो गांव वाले साथ खड़े हैं, नहीं खड़े? बिल्कुल खड़े हैं भाई, एक बार कहने की देर है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि काफी चीजें फिर काफी बातें उड़ जाएंगी। अब ये तो देखो नहीं, जो देखो शेर जब बाहर निकलता है ना तो काफी लोग उससे चिढ़ते हैं कि इसको दबा लें, ये ऐसे ऊपर क्यों उठ रहा है गांव का एक बंदा। हमसे मिलता है, गले मिलता है, कोई बंदा होता है बिल्कुल एटीट्यूड नहीं, न पैसे का न किसी चीज का। के विरोधी है और कौन हो सकता है जो उससे चलते हैं। सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है, बहुत अच्छा आदमी, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा। कोई मतलब हमारे गांव में तो आज तक शिकायत आई नहीं है। 20-25 साल हो गए भाई को, मतलब बढ़िया आदमी है, बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ, मतलब दूर दूर से आते हैं लोग, उनको घर पे बैठाते, चाय पानी वगैरह, मतलब सेवा पानी करते, दूर दूर से आते हैं ना बंदे, अपने फ्लैट पे भी लेके जाता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छा है, नेचर वाइज भी अच्छा है। अब वो चढ़ गया है तो उसको नीचे दिखाने के लिए कौन है, कौन ऐसा आपको क्या लगता है कि कौन है ये जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, एलविश यादव बदनाम करने का काम कर रहा है? विरोधी है और कौन हो सकता है जो उससे चलते हैं। कौन कौन विरोधी? देखो आप तो देखते रहते हो एलविश यादव की लगातार वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल में, सब जगह वो छाया हुआ है, ठीक है। कौन ऐसे लोग हैं जो उसे कहीं ना कहीं चिढ़ करते होंगे? आप देखते ही होंगे कहीं ना कहीं टीवी न्यूज चैनल के माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से भी कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं। तो ऐसा कौन लगता है कि जो चिढ़ रहा होगा उनसे? भाई चीज का तो देखो नहीं कह सकते, क्योंकि विरोधी भी बहुत चढ़ जाता है एक बार उसको गिराने के लिए, तो और हजारों खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के खड़े हो जाते हैं। अब क्या भाई की मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे तो मतलब भाई सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है, इन चीजों को नहीं दिखा रहे न्यूज वाले भी। सही है, बिल्कुल बढ़िया भाई, बिल्कुल छोटे भाई की तरह समझता है अगर कोई जा रहा है छोटा। मतलब उनके खिलाफ कुछ बैड बातें है ही नहीं, मतलब बढ़िया है सब कुछ, हर चीज से सही है वो। सही। ये देख रहे थे कि ये गांव के लोग हैं, ये एलविश के गांव के लोग हैं, कोई किराए पर लिए हुए लोग नहीं है, इनको कोई पैसा नहीं दे रखा है कि पैसा देकर इनको कहा हो कि एलविश के पक्ष में बोलो। कोई तो एक आदमी मिले, कोई तो कहे, और सबसे बड़ी बात ये कि चलो कह दे कि नहीं नहीं अच्छा है, फॉर्मेलिटी के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। वरना आमतौर पर हर आदमी ये कहने से बचता है कि भाई इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे कोई शामिल है। इतना जरूर कह देगा नहीं नहीं ठीक है जी, कोई बुराई नहीं है, यहां तक तो चलो समझ में आ जाए, लेकिन इतना डिटेल में कहना कि कोई साजिश रच रहा है, कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और गांव का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो है एलविश के साथ है, तो ये कमाई है एलविश की, और इसी पे मजा आता है हमें भी किसी के साथ खड़े होने में। और एक और ये कमाई है एलविश की जो मुझे यहाँ पर दिखती है कमेंट्स बॉक्स में, और जो मुझे आप लोग दिखते हैं पूरी तरह से एकदम किसी कोई लालच के बगैर। आपको क्या लालच है? क्या आपको अभी इस वक्त कोई कमेंट्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, या हमारे साथ बने रहने के लिए कोई एलविश यादव ने फंडिंग की है क्या? क्या आपके घर पे कोई पैसा पहुंचा है क्या, या हमारे पास कोई पैसा पहुंचा है? नहीं। यही एक अच्छी बात दिखती है आप लोगों की, जो ये ताकत आप लोगों ने दी है एलविश को, और इसी से हमें भी एक भरोसा आया कि नहीं, हमें एलविश यादव के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अब आपको बताता हूं क्यों रिपोर्टर जी ने ये डिसीजन लिया कि हमें एलविश यादव के साथ खड़ा होने की जरूरत है। ठीक है, एलविश यादव यही गुरुग्राम का रहने वाला है, और जहां मैं इस वक्त यहां से मैं लाइव कर रहा हूं, महज यहां से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, जो अभी आपने गांव के लोगों की बात सुनी,
घर का वीडियो देखा, वो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे रिपोर्टर जी के स्टूडियो से, लेकिन मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई एल्विश से। मुझे जो एल्विश के बारे में पता लगा था OTT2 बिग बॉस में जब वो विनर बने थे, उसके बाद मुझे पता लगा था कि हाँ एल्विश यादव हैं, गुड़गांव के हैं। और जब उनका यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होना था, तो मैं जिस न्यूज चैनल में काम करता था, मैंने उन्हें सलाह दी कि आप लोगों को इस पूरे कार्यक्रम को कवर करना चाहिए, अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि एल्विश यादव जो है OTT2 बिग बॉस जीत कर आए और गुड़गांव का रहने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उस इवेंट को कवर किया गया और बहुत पॉजिटिवली कवर किया गया था। बकायदा उसके लिए दिन रात 8 से 10 टीमें हम लोगों ने लगाई थी, जो अलग अलग उसमें उसको कवर कर रही थी। तब मुझे पता लगा था एल्विश के बारे में, और तब मुझे पता लगा था कि किस तरह से लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कहां से उस इवेंट में शामिल होने के लिए रात को, कुछ लोग तो पैदल चल कर आए थे। और वो लोग थे जिनके लिए ऐसा नहीं था एल्विश ने कोई गेस्ट हाउस बुक किए हुए थे, नहीं, वो सिर्फ प्रेम में आए थे। जैसे जो उनको साधन मिला वो उससे पहुंचे, और रात भर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ये कार्यक्रम होना था, रात भर वहीं उस गेट के वहां सोए हैं वो लोग। तो यहां से मुझे स्ट्राइक किया कि कितना ही बड़ा से बड़ा नेता हो, कितना ही बड़े से बड़ा अभिनेता हो, मैंने ये पागलपन किसी के लिए देखा नहीं जो मैंने एल्विश यादव के लिए पहली बार देखा। और यहीं से हमें लगा कि हमें साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब इतने लोग बड़ी ईमानदारी के साथ जिसे इतना प्यार करते हैं, वो इस तरह का घिनौना काम नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि एल्विश यादव की तारीफों में पुल बांधने वाले तमाम वो मीडिया के लोग, जब OTT2 बिग बॉस जीता था एल्विश यादव ने, उसके बाद अचानक से उसके खिलाफ क्यों हो गए, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और यही एक बड़ी वजह थी जिसको लेकर फिर हमने ये निश्चय किया कि हम एल्विश यादव को सपोर्ट करेंगे, और पिछली बार भी किया और इस बार भी हम एल्विश यादव के साथ हैं। जब तक ये लड़ाई चलेगी हम एल्विश यादव के साथ खड़े हुए हैं। एक एक सही बात, एक एक सही जानकारी आप तक, सिस्टम तक, प्रशासन तक, ईडी तक, नोएडा पुलिस तक, गुरुग्राम पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और उसमें कोई लाग लपट नहीं होगी, वो साफ सुथरी बात होगी। चलिए कुछ और सर, आप क्या इंडिया न्यूज नेशनल में काम करते थे पहले? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। मैं पहले बहुत सारे न्यूज चैनल में काम करता था, और मैं लास्ट जो काम कर रहा था, मैं इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं काम कर रहा था, जहां से मैं अभी 6 महीने पहले ही मैंने नौकरी छोड़ी थी। और जो मैं जिक्र कर रहा था, हम लोगों ने बड़ा पॉजिटिवली वो सारी चीजें कवर की थी उसमें। अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं उसको बिलीव नहीं करता हूं, और मैं उसके लिए अभी कोई कमेंट्स भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ओवरऑल मीडिया की जहां बात कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं उसमें। वो तमाम मीडिया हाउसेज उसमें आते हैं जो एक एजेंडा के तहत अगर किसी के खिलाफ खबरें चला रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अगर कहीं कोई बात, कहीं कोई भूल या कोई गलती अगर एल्विश से हुई होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी अगर एक हमसे छोटे उम्र में छोटे बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तो क्या बड़े को लठ लेके उसका सर ही फोड़ देना चाहिए या उसको समझाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि कहीं अगर कोई गलती हुई भी होगी या कोई बात ऐसी हो भी गई होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे मीडिया को पूरा लठ उठाकर जो है एल्विश के पीछे लग जाना चाहिए। ये गलत है, और मीडिया का ये काम नहीं है, मीडिया को ये नहीं करना चाहिए। और 22 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में लगाने के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया कि जब हम अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं सकते हैं, जब हम अपनी बात को ठीक से कह ही नहीं सकते हैं, और जब हम, क्योंकि बहुत बहुत नियम, बहुत रूल, बहुत सारी चीजें उसमें लागू होती है, तो मैंने कहा बस अब बहुत हुआ भाई, अब निकलते हैं, अब कहीं ऐसी जगह बैठते हैं, ऐसी जगह चलते हैं जहां खुल के सांस ले सके, खुल के बात कर सके, खुल के सही को सही कह सके, खुल के गलत को गलत कह सके। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूं बैठकर। ओके सर, मैं समझ गया। रविकांत ने बताया है उस चैनल के ओनर का कोई बात नहीं। और दूसरा, आप खोमचे 56 में भेज सकते हैं विनय के इंटरव्यू के लिए। तो आपकी नीरज क्या बात हुई है उनसे? मैं, अगर उनसे आपकी बात हो गई है तो आप मुझसे, जो नंबर अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मुझसे इस लाइव के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल नहीं होती है।
आप मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा। तो अभी हम जो बात कर रहे थे तमाम वो सारी चीजें थी। अब जो हमने बात की इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखिए एक चीज वो समझनी है, कानून क्या कहता है, कानून को समझना बहुत जरूरी है इस मामले में। क्या दिक्कतें, क्या परेशानी या क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी अब समझना बहुत जरूरी है। तो हमने हमारे जो लीगल एक्सपर्ट है एडवोकेट एसके दहिया, उनसे डिटेल एक बातचीत हमने की, उसमें हर पहलू को अच्छे से करने की। तो मैं अभी उनसे वो जो बातचीत है वो एक बार मैं सुनाऊंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा सुनिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। 1 मिनट अंकित, मैं पूरी बात कर लूं। एक मिनट, नवीन गोयल जी का नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं विनय भाई, मैं तो इंटरनेट फैन ही हूं, बस रिपोर्टर को ही एफर्ट्स करना। कोई बात नहीं नीरज जी, मैं अपनी टीम कल ही उनके वहां पर भेजूंगा और कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। लेकिन एक बार ये आप सुनिएगा, पूरा ये कॉन्वर्सेशन आप जरूर सुनिए, क्योंकि आपके मन में जो भी शंका जो भी है, और इसको ना नेगेटिव पॉजिटिव मत होगी, क्योंकि एक जो लीगल एडवाइजर यानी कि एक डॉक्टर जब इलाज और उससे संबंधित बातें करता है तो वो अच्छी मीठी कड़वी हर तरह की गोली देता है। गोली मतलब आप समझ रहे, दवाई देता है, और कड़वी दवाई ज्यादा असर करती है। तो उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीजें एक एक समझाई है कि क्या किस तरह का ईडी का प्रेशर भी हो सकता है, क्या इसमें रेमेडीज है, क्या कानून कहता है, क्या इसमें दिक्कतें हो सकती है या दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। एक एक चीज बहुत बारीकी से उन्होंने समझाई है, इसको आप सुनिएगा अभी लाइव के दौरान, और वो वीडियो अलग से भी हम अपने वीडियो सेक्शन में डालेंगे, वहां से भी बाद में आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज देखिए। एलविश यादव मामले में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक नया केस जो है वो एलविश यादव के खिलाफ दर्ज किया गया है। ईडी ने एलविश यादव के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। पिछली बार भी लगातार दया साहब आप हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जो पहलू, जो कानूनी जो पहलू था, उस पर आपने बड़ी बारीकी से चीजों को समझाया था कि क्या पूरा केस है, किस तरह से जो है रेमेडीज अभी एलविश के पास हैं, और क्या इसमें बेल होगी नहीं होगी। और आप ही एकमात्र पहले वकील थे, क्योंकि जिन लोगों से भी हमने पूछा सभी ने कहा कि जो पीएनडीटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, बेल होने वाली नहीं है, एलविश यादव जो है लंबा जेल में रहेंगे। लेकिन आप पहले वकील थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, इस एक्ट में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया इसमें बेल मिल सकती है, और ये सही भी साबित हुआ। तो हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, एडवोकेट एसके दहिया हमारे लीगल एक्सपर्ट है, लगातार अलग अलग मामलों पर कानूनी राय देते हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, गुरुग्राम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। और पिछली बार भी दहिया साहब ने ही रिपोर्टर जी पर बताया था कि एलविश यादव को बेल मिल सकती है और जल्द बेल मिलेगी। तो चलिए अब जो अब नया केस दर्ज हुआ है एलविश के खिलाफ, इस पर चर्चा करते हैं। दहिया साहब, एक नई एफआईआर यहाँ पर दर्ज की गई है। पहले तो ये समझते हैं कि जो नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी उसी को आधार बनाकर ईडी ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, तो क्या इस तरह से संभव होता है क्या? जी दया साहब। जी नमस्कार राज जी, और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार करता हूं। देखिए बेसिकली है क्या कि जब आपका कोई ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई केस हुआ है किसी तरह का, और उस केस में आपके खिलाफ कोई ऐसी प्राइमरी एविडेंस जो है मिलती है, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की जांच के बारे में पुलिस जो है कई बार ऐसे केसेस रजिस्टर्ड कर लेती है। अगर ये लगता है कि आपने क्योंकि सोर्स किसी चीज से पुलिस उठा लेती है कि ये सोर्स है हमारे पास, जैसे पहले एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने अरेस्ट किया और उस केस में इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी के दौरान ये लगता है कि आपने इस एक्ट के इस एनडीपीएस की जितनी भी एक्टिविटी आपकी थी पुलिस की नजर में, उस एक्टिविटीज के तहत आपने कोई अनलॉफुल कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा या कोई एसेट गेन किए हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये गेन हुए हैं आउट ऑफ सोर्सेज जाके, तो पुलिस इस तरह का केस दर्ज कर लेती है। लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में जब आपको बेल मिल गई थी, इसका मतलब ये था कि आप एनडीपीएस एक्ट में आपके खिलाफ ज्यादा कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, नहीं, और आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है ना उस टाइम पे प्रेमा फेसाई आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं पाई गई थी ज्यादा, इसलिए कोर्ट ने आपको बेल दे दी थी। अब मुझे खैर ये नहीं पता कि पुलिस ने और ईडी ने कौन से रिसोर्सेज आपके अगेंस्ट ढूंढ के और आपके खिलाफ एक एलविश जी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च की है।
तो उससे अब थोड़ा सा तो ये है कि उसमें कुछ लिस्ट उन्होंने दी होगी कि कौन कौन सी लिस्ट आपकी अंडर जो है ना इन्वेस्टिगेशन रखी गई है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी या कोई पैसा या कोई बैंक अकाउंट या कोई सोर्सेज आपके पास जो अनसोर्सेज मनी, जो अनटेंटेड मनी हम जिसको कहते हैं, वो पैसा आया हो। लेकिन एक चीज बताइए दया साहब, अगर जब नोएडा पुलिस के पल्ले ही कुछ नहीं था, मतलब अगर कोई सबूत बहुत बड़े होते तो एल्विश को बेल ही नहीं मिलती, तो ऐसे में जब नोएडा पुलिस के पास ही कुछ नहीं है तो उन्हीं की एफआईआर को आधार बनाकर ईडी कैसे एक एफआईआर दर्ज कर सकती है? देखिए, अगर कुछ बहुत बड़ा हाथ लग जाता तो पहले नोएडा पुलिस ही एल्विश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी या गिरफ्तारी कर सकती थी। मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी ऑफेंस में जो मेन ऑफेंस है, कई बार पुलिस और कोर्ट के पास उसमें भी ऐसा होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको पुलिस ही अटैच कर लेती है। आपने कुछ पीछे केसेस देखे होंगे, जो दुबे वाला जो एनकाउंटर था, और कुछ यूपी में खासतौर पर ऐसा हुआ था जो बुलडोजर केस, जिनको हम जहाँ पे पुलिस ने कुछ एक्टिविटीज की थी, जैसे अभी अतीक अहमद की कुछ प्रॉपर्टीज सीज की गई हैं, और कई हम डेली ऐसी खबर पढ़ते हैं कि पुलिस ने इतने करोड़ की प्रॉपर्टी किसी की अटैच कर ली है। तो उस केस में क्या है कि पुलिस भी अटैच कर सकती है जो आपकी पहले जो आपके खिलाफ जो एफआईआर है, कोई मर्डर में है, एक्सटॉर्शन में है, तो इलीगल कमाया हुए पैसे से जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है अगर कहीं से, तो वो पुलिस के पास उस केस में भी पावर थी। और इसके अलावा पुलिस ने अलग से भी एक ईडी इन्फोर्समेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको रेफर किया हो तो इन्वेस्टिगेशन वो भी कर सकती है उसमें। लेकिन क्या, जी प्लीज बताइए। जी आप बताइए, क्या सवाल था आपका? नहीं, लेकिन मैं यही समझना चाह रहा था कि अगर पुलिस के पास ये सारी चीजें थी, इतनी पुख्ता जानकारी, तो पुलिस भी तो अपने आप में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो जो भी लीगल एक्शन लेना है तो वो खुद ही ले ले। तो अलग से ईडी को बुला के कि भाई साहब आप आ जाइए, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है, आप ही कुछ कर दो इसमें। देखिए, बेसिकली क्या था कि कुछ इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ने अपनी अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसीज को आजकल ज्यादा उसमें रखा हुआ है, जो इस तरह के केसेस को और थोड़ा पब्लिकली भी प्रेशर बनाने के लिए, या जिस भी सेंस में हम कहें, कई जैसे एलिगेशन अभी आ भी रहे हैं और बहुत सारे केसों में, तो इस तरीके की क्योंकि लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इलीगल है, हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब ईडी और पीएमएलए एक्ट है ना, इसके अंदर थोड़ा सा आईपीसी से और दूसरे जो एक्ट है इनसे हटके थोड़ा सा प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं बेसिकली, इसलिए ज्यादा उसमें पुलिस जो है अपने आप ना शामिल होके किसी कॉम्प्लिकेटेड जो एक्ट है उसके तहत किसी केस को रेफर कर देती है। देखो 420 का अगर किसी के खिलाफ केस है तो हमारी आईपीसी के अंदर 420 का प्रोविजन दिया गया है, पुलिस को पावर है वो पूरी 420 को, और उसमें जो भी रॉन्गफुल गेन है उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन ज्यादातर केसेज में जब वो किसी स्ट्रॉन्ग आदमी के अगेंस्ट अगर वो कोई केसेज आते हैं तो उस केस में ईडी वगैरह अपना काम शुरू कर देती है, उसको वो केसेज रेफर कर दिए जाते हैं। ये बहुत अहम आपने बात कही कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है तो उसमें ईडी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन क्या एक 25-26 साल का एक यंग लड़का जो कि यूट्यूब पर फेमस हुआ है, तो हम ये मान लें कि वो पॉलिटिकली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया, या पॉलिटिकली कहीं कुछ ऐसी चीजें होने लगी है, या बहुत बड़ा कोई बैंक के साथ कोई फ्रॉड उसने कर दिया हो, वो यूट्यूब से कमाई कर रहा है, यूट्यूब से सारी चीजें कर रहा है और बहुत सारे अब कैंपेन और वो सारी चीजें भी कर रहा है, तो एल्विश यादव को मुझे तो नहीं लगता कि चलिए हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें या हम झारखंड की सरकार की बात करें, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, या और भी जो बड़े पावरफुल लोग थे उनके खिलाफ तो समझ में आता है कि M3M बिल्डर के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, वहां तो चलो समझ में आ रहा है कि ये लोग बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं, इनके साथ ये कार्रवाई इतनी बड़ी फोर्स जो एजेंसी है वो जांच करे तो समझ में आए। लेकिन एल्विश के खिलाफ अगर ईडी जैसी इतनी बड़ी एजेंसी जांच करेगी तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ जाएगा कि यार ऐसा कितना बड़ा रैकेट जो है वो चला रहा होगा एल्विश यादव की ईडी को आना पड़ा। मतलब आप इसको तो ये समझिए कि एक गली मोहल्ले में कोई छोटा मोटा कोई बदमाश है तो उसके लिए आर्मी भेज देंगे क्या? और ये तो अभी साबित भी नहीं हुआ है कि उसने कुछ किया भी है या नहीं किया है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, उसमें कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं, मैं किसी की भावना या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली नहीं हम कानूनी पहलुओं पे बात कर रहे हैं। जी। जैसे कई बार हम बिल्डर के अगेंस्ट ईडी की कोई ना कोई कार्रवाई देखते हैं, और जिस केस में कोलैबोरेशन वगैरह होते हैं तो कई बार मैंने ऐसे नोटिस जमींदारों को भी
मिले हुए देखे हैं ईडी की तरफ से, जो किसान लोग हैं, जो जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है बेसिकली। तो क्योंकि बिल्डर के अगेंस्ट किसी जांच में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कोई सोर्स अगर ईडी वगैरह को, किसी भी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को अगर ये पता करना है कि यहाँ पे मतलब उनसे भी कोई ऐसा लगता है कि जांच में सहयोग मिलेगा, जांच में कोई पॉइंट आएगा, तो वो उन लोगों को भी नोटिस कई बार केसेज में कर देती है। मैं ये नहीं बता सकता कि इन केसेज के पीछे मतलब कहाँ कहाँ किसके तार किसके साथ जुड़े हुए लग रहा है पुलिस को या किसी को, तो वो कहीं से लंबी चेन का एक पार्ट इसको मान के चल रहे हैं, या वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर हमें पता ही नहीं कि भाई इस केस से आगे जुड़े हुए कितने लोग हैं जिनको ईडी इंटरोगेट कर रही हो या इन्वेस्टिगेट कर रही हो। दूसरी चीज क्या है कि सबसे पहले ईडी नोटिस इशू करेगी। नोटिस एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि आपके केस वो ऑफेंस आपका रजिस्टर्ड हो ही गया है, उसमें अगर वो उसने उसको किया है तो अभी नोटिस आएगा, नोटिस के बाद आपसे पूछताछ होएगी, पूछताछ के बाद अगर कहीं भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आपका ईडी हो, ये लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को बता नहीं पा रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है या जो भी है, वो आपने किन सोर्स से इकट्ठी की है, चाहे वो तो उस केस में फिर आपसे उसको ये पॉइंट ईडी को निकालना होता है। और दूसरा क्या होता है कि आईपीसी जब हम ऑफेंस की बात करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है कि पुलिस ये प्रूव करेगी कि आपने ये ऑफेंस किया है, आपको साइलेंट रहने का राइट है उस केस में, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन यहाँ ईडी के प्रोविजंस के अंदर थोड़ा सा इससे हटके प्रोविजंस डाले गए हैं कि आपको ये किसी प्रॉपर्टी की एक आइडेंटिटी दी जाती है कि ये आपके पास ये कोठी है 1000 गज में, आपने ये 6 मंजिला 20 मंजिला एक फार्म हाउस है या कोई भी जो भी प्रॉपर्टी है, आप या इतने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, ये पैसे आपको ये प्रूव करना है कि ये पैसा इलीगल नहीं है मेरा। अगर ईडी आपके खिलाफ ये प्रोविजन डालती है कि आपके पास ये 50 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आप ये बताएं कि ये कोई इलीगल सोर्स से या किसी अनसोर्सेज अमाउंट नहीं है, ये भाई मेरी ये सेफ्टी है, मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और या मेरा यूट्यूब से इतनी मेरी इनकम है, तो आप उसमें अच्छे से उसको बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रोविजन इसमें थोड़े से इन्वेस्टिगेशन के बेल का जो प्रोविजन है वो भी थोड़ा सा इसमें टेक्निकली एक डाला गया है कि बगैर पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने, इसमें बेल का प्रोविजन जो है वो नहीं है, तो कुछ क्योंकि उससे हटके डाले गए हैं, तो एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन है, उसी में इसको डाला गया है। यही तो चिंता की बात है साहब कि अब एल्विश के खिलाफ जो ईडी ने मामला कर दिया, ये जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, अब चूंकि आपने भी एक बात जो कही कि हाँ ठीक है एफआईआर दर्ज हुई है, और एफआईआर का मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ जो है वो जो भी गुनाह है वो साबित हो गया। अभी इसकी जांच चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और आप जो भी फैक्ट्स जो एजेंसी चाह रही है, जो जानना चाह रही है, वो एजेंसी के सामने रख देते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो देन कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जो ईडी की प्रैक्टिस देखी है हमने, तो ईडी एफआईआर दर्ज करने तब जाती है जब उसको लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ है, या फिर इनिशियली उसको लगा कि हाँ एक रेफर किया गया केस की, नोएडा पुलिस ने के रेफरेंस वाले केस को उठाया और दर्ज कर लिया और अभी जांच करेंगे, तो ऐसा भी होता है। इसको थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। कई बार आप ये देखिए कि कहीं किसी केस का सोर्स है ना, कहीं से आप ये देखिए दिल्ली शराब घोटाले की अगर हम बात करते हैं, ये केस सब पूरा देश अभी देख रहा है और चला हुआ है, किसी पॉइंट से कोई केस उठता है, किसी हल्के से पॉइंट से। आप ये देखिए कि कोई आपको एक किसी की गाड़ी में एक पेटी दारू की मिल जाती है, पुलिस उसको एक्साइज एक्ट के अंदर इंटेरोगेट करती है, लेकिन उससे खुलासा होता है कि ये रैकेट जो है इंटरनेशनल रैकेट है। भाई आप आज 12 से शुरू हुआ है, 12 से फिर वो किसी 30 वाले का नाम लेगा, 30 वाला फिर किसी ट्रक वाले का नाम लेगा, ट्रक के बाद फिर आपका बड़ा रैकेट अगर कहीं कहीं डिस्क्लोज हो जाता है तो फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन की एक लाइन चेंज हो जाती है, क्योंकि इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन है या पूरे नेशनल लेवल की इन्वेस्टिगेशन है। उस केस में कई बार पुलिस के बस की बात नहीं होती। जैसे यूपी पुलिस के पास एफआईआर है तो वो बार बार आप दूसरी स्टेट में जाएंगे, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहां की लोकल पुलिस या उस कोर्ट से परमिशन लेंगे, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस इस तरह का है।
लेकिन जब ईडी जैसी एजेंसी जांच करती है तो उसकी थोड़ी सी पावर्स भी वाइड हैं और वो कहीं भी उसकी ब्रांचेज अलग हैं, लेकिन उसका एक केंद्र बिंदु जो है, उसका मेन पावर है, वो एक ही जगह पे है, क्योंकि एजेंसी सेंट्रल है ये। तो कई केसेज में देखा गया है कि जब भी ये लगता है कि हाँ इसको थॉरोली इंटेरोगेट करने की जरूरत है, इसमें छोटे की बजाय हो सकता है कोई बड़ा ऑफेंस या बड़े लोग या कोई बड़ा एक किस्म का घपला या घोटाला इसमें शामिल हो, तो उस केसेज में कई बार एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे या किसी एक पॉइंट से निकल के लंबी चली जाती है। तो ये ऐसे कुछ भी चीजें हमने देखी हैं, मतलब हो जाती है कई बार ऐसा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्टिकुलरली इतनी सी बात है या कोई उसको लेके फिर पुलिस अगर एक टारगेट करती है तो ये तो पुलिस ही कर सकती है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ईडी वगैरह को इतना कुछ उसमें शामिल होने की जरूरत है। अगर लगता है कि मामला ये है, अगर कहीं शक है तो और रैकेट कोई बड़ा होने की संभावना है तो पूछताछ एजेंसी कर सकती है, उसमें कोई घबराने की या डरने की मेरे हिसाब से बात नहीं है। चलिए मैं और कुछ सवाल आपसे लूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको बिल्कुल साफ कर दूं कि यहां हम जो एल्विश यादव से जुड़े मामले को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद गलत खबर फैलाना नहीं है, हमारा मकसद बिल्कुल भी एल्विश यादव को डिफेम करना नहीं है। हम सिर्फ अब कानूनी तौर पर भी, कानूनी राय के तौर पर भी ये समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में मामला किस दिशा में जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों को भी लगता है, जो कुछ मैं कमेंट्स भी देख रहा हूं, तमाम कमेंट्स पे जितने भी व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो दुआ भी कर रहे हैं कि एल्विश यादव जो है वो बेगुनाह होंगे, और यहाँ सवाल भी लगातार उठ रहे हैं कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें या साजिश चल रही है या कोई और व्यक्ति साजिशन जो है कुछ इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन एजेंसीज को दे रहा है, जिसकी वजह से एल्विश के लिए ये प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार खड़ी हो रही है। दया साहब, एक चीज मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा है लगातार कि ईडी ने जब जब नोटिस दिया है और नोटिस पर जब जब लोग पहुंचे हैं जांच में शामिल होने के लिए ईडी के दफ्तर, अधिकांश समय हमने देखा है कि ईडी ने वहीं की वहीं गिरफ्तारी की है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि एल्विश को जब नोएडा पुलिस ने जांच के लिए बुलाया था, एल्विश वहां पर पहुंचे भी और लेकिन घर वापस नहीं लौटे, नोएडा पुलिस ने वहीं उनको अरेस्ट डाल दिया था। तो इस बात को लेकर भी थोड़ा सा चिंता में है तमाम लोग। अभी जो हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, हम भी थोड़ा सा समझना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये सभी लोग बहुत दिल से एल्विश यादव को चाहते हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो मुश्किलें एल्विश यादव के जीवन में आती जा रही है उससे वो किसी तरह से बाहर निकल आए। तो ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर अब एफआईआर हुई है, जांच के लिए तो ईडी सम्मन भेजेगी और पूछताछ के लिए अपने पास बुलाएगी भी, तो क्या इस बात की कितनी संभावना है कि वहीं क्या अरेस्ट डाल सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी मैं आपको तरीके से बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जजमेंट ऐसे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट पास किए हैं जिसमें ये प्रोविजन डले कि भाई आप पहले नोटिस देंगे और नोटिस के बाद पूछताछ करेंगे, शामिल तफ्तीश करेंगे, और अगर उस इन्वेस्टिगेशन या नोटिस के बाद जब आपको जांच में शामिल करने के लिए बुलाया जाता है तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस प्रेमा फेसाई मिलता है तो ही पुलिस या कोई भी एजेंसी उसको अरेस्ट करती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोगों को ईडी ने सम्मन के बाद अरेस्ट कर ही लिया हो, ऐसा नहीं है। ईडी ने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, ममता बनर्जी जी से भी पूछताछ की थी, और भी बहुत सारे जो छोटे मोटे लोग हम यहाँ देखते हैं इस लेवल पे, जब हमारे पास लोग आते हैं। मेरे मिलने वाले को चंडीगढ़ ईडी ने बुलवाया था और पूछताछ जो भी उनकी पैरी थी वो करने के बाद उन लोगों को छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं कि भाई वहां पे जाने का मतलब ये है कि ईडी है, इसका मतलब ये है कि ईडी आपको अरेस्ट करने जा रही है। और मैं तो पुलिस मानता हूं कि पुलिस के केस में भी ऐसा नहीं है कि पुलिस ने आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलवाया और 100% ये पक्का है कि पुलिस आपको अरेस्ट करेगी ही करेगी। कई के आपकी आवाज नहीं आ रही है दया साहब, आप एक बार फिर से रिकनेक्ट कीजिए दया साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकित एक बार दया साहब से रिक्वेस्ट करें वो दोबारा से रिकनेक्ट करें। जो अभी कुछ हमारे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से हम दया साहब से कनेक्ट करेंगे। नीरज गोयल जी, मैं तमाम जो सभी लोग आप लोग जुड़े हैं, अंश यादव, कृष्णा वासी जी, कमल सिंह,
सभी के कमेंट्स भी मैं पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के सवाल भी लिए जाए। अभी मैं इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ रहा था कारण कि दहिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, ताकि वो जो डिटेल उनके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो क्योंकि वो कानूनी पहलू हमें सुना रहे थे। दहिया साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। अंकित, आप लोगों को सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? अंकित, एक बार दहिया साहब से एक बार रिकनेक्ट करके चेक कराओ, उनकी आवाज मेरी आवाज शायद उन तक नहीं जा पा रही है और ना ही मुझे उनकी आवाज आ रही है। तो आप लोगों की जो चिंता है, मैं आप लोगों से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप एक बात को समझिए, यहाँ जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत को आप समझिए। कोई न्यूज चैनल अगर किसी खबर के ऊपर चर्चा करता है, बात करता है, तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर दूर तक जाता है, क्योंकि खबर को देखने वाले वो तमाम लोग होते हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो होते हैं जो कि जांच एजेंसी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग होते हैं जो कि बारीकी से हर चीज पर नजर रखते हैं। तो इसलिए आप जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे, इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उससे आपकी जो ताकत है, जो सच्चाई की ताकत है, वो एजेंसीज तक, वो सरकार तक पहुंचेगी, मैं दावा करता हूं। और वो दावा मैं किस आधार पर कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया था, तो हम लोगों ने यहीं बैठकर 1 सप्ताह तक मुहिम चलाई थी एल्विश के लिए, और उस मुहिम में हम सफल भी रहे थे। और हमारी बातें, आप लोगों की बातें, जो तमाम आप लोग हमारे साथ जुड़े थे, वो बातें जो है एजेंसी तक पहुंची थी, और कहीं ना कहीं उसने बड़ी मदद की एल्विश को बेल दिलवाने में भी। चलिए, दहिया साहब हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गया। दहिया साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यस, अभी आवाज आ रही है। चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे नोटिस के बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करती है, और या कोई एजेंसी ईडी की भी हम बात करें, तो बहुत से केसेस ऐसे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपके खिलाफ शामिल तफ्तीश के बाद कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है किसी भी एजेंसी को, तो जरूरी नहीं कि वो आपको अरेस्ट करेगी, वो आपको फिर से बुला सकती है या आपको क्लीन चिट भी दे सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, हर केस में ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में है, वो एजेंसी पे डिपेंड करता है कि भाई आपके जो ना सबूत काबिल गिरफ्तारी हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो आपको अरेस्ट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई मैंडेट क्लॉज नहीं है कि भाई आपको अरेस्ट कर लिया जाए। वो जब वहां पे लगता है और उसकी बाकायदा जिमनी रिकॉर्ड होती है, ऐसी कोई नहीं है कि पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करती है एजेंसी के आपके खिलाफ ये चीजें हमें सबूत काबिल गिरफ्तारी बरामद हुए हैं और फिर हम आपको अरेस्ट इसमें कर रहे हैं। केजरीवाल जी के केस में आप देख रहे हैं कि शुरू से सिर्फ एक ही पॉइंट अभी तक डिस्कस हो रहा है, और क्या कि उनका ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी इलीगल है बेसिकली, कि भी उसका अरेस्ट प्रोसेस जो है वो रॉन्ग है। तो ये इस तरह की चीजें, क्योंकि कोर्ट के पास ही पावर है ये डिसाइड करने की कि क्या प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो और अगर कहीं गलत तरीके से निकल आता है तो एजेंसी की भी बदनामी होती है। तो ऐसा कहीं वो भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई डरने की बात नहीं होती कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो पूछा जाए अगर आप उसका बिल्कुल क्लीन, आपके पास सब चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए, ये तमाम जो व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी एल्विश यादव के फैन हैं, और मतलब दिल से, दिल वाले जो फैन होते हैं ना, वो दिल से बोले टाइप, वो फैन है ये सब लोग, और यही सुनना भी चाहते हैं। कुछ जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल हैं, नीरज जी पूछ रहे हैं, और इसके अलावा 1-2 व्यूअर्स भी हमारे पूछ रहे हैं। वैसे मैं समझ रहा हूं कि यूपी ईडी ने ही क्यों एफआईआर दर्ज की है, वो यही जानना चाह रहे हैं कि भाई हरियाणा ईडी भी तो दर्ज कर सकती थी, यूपी ईडी ने क्यों किया। तो आप एक बार तकनीकी तौर पे थोड़ा सा आप बताएंगे, उसका फर्क ज्यादा पड़ेगा जी। नहीं, बेसिकली क्या है कि मेन जो ऑफेंस था जिससे इसको कनेक्ट करने की अगर बात कर रहे हैं, तो क्योंकि वो नोएडा में था, तो नोएडा में कोई ऑफेंस था, और क्योंकि ऑफेंस एनडीपीएस का था। इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ईडी के जो प्रोविजंस हैं, इसमें पनिशमेंट जो है 3 to 7 years है नॉर्मल वेज में। लेकिन अगर कोई ऐसा अनअकाउंटेड मनी या कोई ऐसा इलीगल कोई आपके पास एसेट है जो इस चीज से जुड़ा हुआ है, जो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स के एक्ट से जुड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पनिशमेंट को बढ़ा के 10 year कर दिया गया है पीएमएलए एक्ट में। तो क्योंकि वो अगर उसका, मेरे हिसाब से जहां तक आप मुझे बता रहे हैं कि उसी को आधार मान के,
तो उस इसी क्योंकि केस का ओरिजिन वहीं से निकला है, यूपी से ही, कि आपके अगेंस्ट जो है पहले एनडीपीएस होता है, एनडीपीएस में पुलिस कहीं ना कहीं ये एलिगेशन लगाती है कि आपने इलीगल कोई ड्रग्स का या इस तरह का कोई कारोबार किया है या कहीं आप शामिल पाए गए हैं, तो उसी को बेस मान के इन्होंने के उसमें शामिल थे तो आपने उससे कोई इलीगल पैसा कमाया है और वो पैसा कमा के आपने कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी, कोई अमाउंट या कुछ न कुछ गेन किया है। तो क्योंकि मामला यूपी का था वो, तो मुझे लगता है जहां तक कि इसलिए यूपी ईडी ने ही, वो भी एक ब्रांच है, ईडी तो एक ही है, सेंट्रल एजेंसी है, लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं कि आपका वहां भी ऑफिस है, वहां भी ऑफिस है, तो वो उससे रिलेटेड है, इसलिए यूपी में इस चीज को कनेक्ट करके रखा गया है। चलिए नीरज गोयल जी और बाकी जो तमाम लोग ये जो जानना चाह रहे थे कि यूपी में ही क्यों दर्ज किया है जो ईडी ने एफआईआर, हरियाणा में क्यों नहीं की है, तो शायद आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जो पहले एफआईआर दर्ज थी वो नोएडा में ही दर्ज थी और ईडी सेंट्रल एजेंसी जरूर है लेकिन अलग अलग स्टेट्स में भी उसकी ब्रांच है, इसलिए यूपी में ये मामला दर्ज किया गया है। अभी क्या इसमें बचाव के मौके हैं एल्विश के लिए, अगर पूरे इस मामले को थोड़ा सा समझे, क्योंकि पीएमएलए एक्ट को लेकर ये भी है दया साहब कि ये एक्ट अपने आप में मतलब आज के वक्त इतना खतरनाक हो चुका है कि धाराएं किसी के खिलाफ लग जाना मतलब वो तो फिर बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस गया, उलझ गया। लेकिन आपने जो 2-3 एग्जांपल दिए राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का, वो थोड़ा सा रिलीफ भी देता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि ईडी जो है किसी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है तो उसको गिरफ्तार कर ही लेगी। जी जी, देखिए बेसिकली क्या है, उसके आपकी 2-3 स्टेजेस मैं मानता हूँ। फर्स्ट स्टेज है आपको किसी को नोटिस देके आपको बुलवाना इन्वेस्टिगेशन के लिए और आपसे वो चीजें क्लियर करना कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी के बारे में ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहाँ से है। तो जैसा आपने पिछले केस में भी देखा था, एल्विस के केस में कुछ इसके फादर की कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी कि जी हमारा ये वजीराबाद में ये प्लॉट है, ये मुझे उसको टेसे मिला था, ये मेरा मकान है, इस तरह की चीजें। इसका मतलब क्या है कि पुलिस ने उस एंगल से उस टाइम भी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं की है। जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो कहीं ना कहीं मीडिया ने भी इंटेरोगेट किया होगा कि ये प्रॉपर्टी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या कुछ ऐसा, उस पर क्लैरिफिकेशन और एक तरीके से कुछ चीजें पहले निकल के आई थी कि ये बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, कुछ एक्वायर हुई थी जमीन, उसका पैसा है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को आपसे पूछा जाता है कि भाई ये जो पैसा आपके पास है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आप इतना पैसा आपके अकाउंट में है, या ये प्रॉपर्टी है, या आप जो इतना पैसा कहीं उड़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कुछ महंगी गाड़ियां हैं बाई चांस, तो ये आपने कहाँ से खरीदी हैं। और अगर आपके पास उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब है कि जी मेरे को इतनी सैलरी मिलती है, मैं इतना बिजनेस करता हूँ, ये मेरा इनकम टैक्स है, ये मैंने सब चीजें डिस्क्लोज करके रखी हुई है। अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की या 2, 10, 20 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स आप गवर्नमेंट को देते हैं और दिखाते हैं, तो उस इनकम के अंडर का जितने भी एसेट्स होंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई डरने की बात है। तो अगर आपके पास सब सोर्सेज अमाउंट है और लीगली जो आपकी सारी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से उस केस में आपको डरने की जरूरत नहीं होती और फिर पुलिस, ईडी हो या पुलिस हो, वो आपको अरेस्ट नहीं करती। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जब आपके खिलाफ कोई एलिगेशन आते हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये आता है कि नहीं कहीं ना कहीं डाउट है और इसके लिए हमें थोड़ी सी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और अगर हम इस बंदे को छोड़ देते हैं इस टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं उन सोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कोई विटनेस है या कोई प्रॉपर्टी आप कहीं इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, या कहीं उसको हटा सकते हो, या कहीं कोई पैसा आपने कैश रखा हुआ है, कहीं ये लग रहा है कि वो छुपा के वहां रखा है और इन फ्यूचर उसका पता लग सकता है, तो उस आदमी को डिटेन कर लिया जाता है उस टाइम पे, ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की दखलंदाजी ना करे। अब जैसे आप जो ईडी का हुआ बना हुआ, बेसिकली तो ईडी डिपार्टमेंट का, अगर किसी हम केजरीवाल जी की बेल की बात करें या किसी दूसरे की, तो मेन ग्राउंड हर बेल में ये होता है, किसी मर्डर केस में भी अगर बेल की बात करें, कि ये आदमी बाहर जाके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हम इसलिए कोर्ट में हमेशा प्रोसिक्यूशन बेल को अपोज करता है। बेल राइट, आपका बेल आपको मिल सकती है, किसी भी ऑफेंस में बेल मिल सकती है, बशर्ते आप उस ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है,
और आपने कोई गलत काम नहीं किया और कोर्ट को आप उस टाइम पे उस स्टेज पे ये साबित करने में सक्सेस हो जाते हैं कि जी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें मेरी अपनी है और ऐसा है, तो कोर्ट आपको बेल दे देती है। उस पर कुछ कंडीशन लग जाती हैं कि आप पासपोर्ट जमा कराएंगे, आप शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो इस तरीके की चीजें उसमें होती हैं। तो वो उतना बड़ा आदमी है, थोड़ा सा उतना ही हाईलाइट केस हो जाता है और उसके इन्फ्लुएंस की बात उतनी सी थोड़ी मजबूत होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ईडी में आजकल एक वो चला हुआ है कि जी आपको बाहर छोड़ दिया तो आप गवाहों को कहीं ना कहीं तोड़ कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो सबूतों के साथ, ये वो सब चीजें इसी ग्राउंड पे किसी न किसी बेल को अपोज किया जाता है। तो अगर आपका ये लगता है कि इतना इन्फ्लुएंस आदमी नहीं है, कोई भाई विटनेस, कोई गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है, तो आप उसको इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते। दिक्कत कहाँ पे होती है, जहाँ कोई प्राइवेट विटनेस है, कोई कमजोर वर्ग का है या कोई ऐसा है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, डरा सकते हो, धमका सकते हो। तो अगर आपके केस में कोई कंप्लेनेंट कोई गवर्नमेंट एजेंसी है और पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस का ऑफिसर है, तो उस केस में फिर आपको इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो बेल आपको उसमें मिल जाती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये उम्मीद करो कि नोटिस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो तो आपके खिलाफ कोई चीज निकले ही नहीं, तो बस उसके बाद फिर डरने की मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। चलिए, उम्मीद यही सब कर रहे हैं कि एल्विश के खिलाफ कोई ऐसा सबूत या प्रूफ ईडी के पास ना हो, क्योंकि नोएडा पुलिस की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ नोएडा पुलिस के पास दिखा नहीं था कि एल्विश के खिलाफ है, जितना कि गंभीर पीएनडीटी एक्ट के तहत लगा दिए गए थे। क्योंकि अगर कुछ सबूत होता तो कोर्ट बेल नहीं देती। लेकिन अब ये जो नई एंट्री हुई है, इसने जाहिर सी बात है चिंता थोड़ी सी बढ़ा दी है। दहिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातों पर कानूनी तरीके से एक एक बात को समझाने के लिए, बारीकी से बताने के लिए, क्योंकि सभी को यही चिंता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दहिया साहब। तो हमारे साथ ये थे एडवोकेट एसके दहिया साहब, जिन्होंने पूरे मामले को बारीकी से आपको समझाया कि क्योंकि काफी चीजें फिर काफी बातें उड़ जाएंगी। अब ये तो देखो नहीं, जो देखो शेर जब बाहर निकलता है ना तो काफी लोगों से चिढ़ते हैं कि इसको दबा लें, ये ऐसे ऊपर क्यों उठ रहा है गांव का एक बंदा। हमसे मिलता है, गले मिलता है, कोई बंदा होता है बिल्कुल एटीट्यूड नहीं, ना पैसे का ना किसी चीज का। के विरोधी है और कौन हो सकता है, जो उससे चलते हैं। सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है, बहुत अच्छा आदमी, नेचर कैसा है? बहुत अच्छा। कोई मतलब हमारे गांव में तो आज तक शिकायत आई नहीं है, 20-25 साल हो गए भाई को। मतलब बढ़िया आदमी है, बहुत ज्यादा बढ़िया। हाँ, मतलब दूर दूर से आते हैं लोग, उनको घर पे बैठाते, चाय पानी वगैरह, मतलब सेवा पानी करते, दूर दूर से आते हैं ना बंदे, अपने फ्लैट पे भी लेके जाता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छा है, नेचर वाइज भी अच्छा है। अब वो चढ़ गया है तो उसको नीचे दिखाने के लिए कौन है, कौन ऐसा आपको क्या लगता है कि कौन है ये जो इस तरह की हरकतें कर रहा है, एल्विश यादव को बदनाम करने का काम कर रहा है? विरोधी है और कौन हो सकता है, जो उससे जलते हैं। कौन विरोधी? देखो, आप तो देखते रहते हो कि एल्विश यादव की लगातार वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, नेशनल चैनल में, सब जगह वो छाया हुआ है। ठीक है, कौन ऐसे लोग हैं जो उसे कहीं ना कहीं चिढ़ करते होंगे? आप देखते ही होंगे कहीं ना कहीं टीवी न्यूज चैनल के माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से भी कई सारे ऐसे नाम सामने आते हैं। तो ऐसा कौन लगता है कि जो चिढ़ रहा होगा उनसे? भाई इसका तो देखो नहीं कह सकते, क्योंकि विरोधी भी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, एक बार उसको गिराने के लिए तो और हजारों खड़े हो जाते हैं, दुनिया भर के खड़े हो जाते हैं। अब क्या भाई की मतलब थोड़ी बहुत चीजें ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे तो मतलब भाई सोशल वर्क भी करता है, भंडारे भी कराता है, इन चीजों को नहीं दिखा रहे न्यूज वाले भी। सही है, बढ़िया भाई, बिल्कुल छोटे भाई की तरह समझता है अगर कोई जा रहा है छोटा। मतलब उनके खिलाफ कुछ बैड बातें है ही नहीं, मतलब बढ़िया है सब कुछ, हर चीज से सही है वो। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि ये जो केस है इनके ऊपर, ये फ्रॉड केस है और इस केस को जो है ना कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन ऐसा है कि चलती का नाम गाड़ी है। जब तक हमारे मुख्यमंत्री, ये क्या नाम है इनका, नहीं ये जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो जो है क्या नाम है, इसको किसी तरह केस दर्ज नहीं करने दिया था और ना ही वो केस इसके उसमें है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति के तहत इसके ऊपर जो है ये केस चल रहा है। तो क्या लगता है राजनीति के तहत आप, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इतना पैसा है एल्विश के यादव के पास जो ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है? नहीं, किस चीज का केस दर्ज किया है? कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी तो ज्यादा पैसा है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एक मध्यम वर्ग से जो है इसका ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ठीक है भाई, बिग बॉस की वजह से जो है इसका नाम पॉपुलर हो गया। बाकी इनके पापा हमारे साथ पढ़े हुए हैं, मास्टर रामोदास जी,
और वो नॉर्मल फैमिली क्लास से है। तो गांव वाले एल्विश के साथ है हमेशा से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमेशा साथ ही रहते हैं, साथ ही हैं। भाई बचपन से बढ़िया है और अब भी बढ़िया है। ईडी ने एक बार फिर केस दर्ज कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग का एलविश यादव के खिलाफ, क्या लगता है साजिश है किसी की? ये साजिश से चल रही है भाई, ठीक है। उभरते बालक ना देख सके कोई भी, आपस में ये बड़े बड़े ये ही हैं जो भाई ना देख सके। कदे था तू कोई नहीं है। हाँ, कदे थार जो नाम नीचे हो जाए और उसका ऊपर हो जाए। अब तो गांव के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा गांव के सपोर्ट करे पूरा पूरा। तो क्या लगता है किसकी साजिश हो सकती है? भाई वो तो वे जाना भाई करणिया, ये हमने क्या पता, हम तो घर बैठे हैं। पर भाई ये इसकी जमीन जायदाद का पैसा और कुछ ना, ठीक है, अपना ये नहीं तो अपना काम कर रही है। हाँ, और कुछ ना है। हाँ, ठीक है। एल्विश पे तो करनी बस की नहीं, लेकिन नीचा दिखाना बहुत लोगों को आसान लगता है। थोड़ा सा अंदर से आदमी के अंदर ईगो आ जाता है। एक संगत का बहुत मैटर करता है कि उसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि ये सब जो लगाया गया इल्ज़ाम वो सही है। बाकी अब जो कानून करेगा सही करेगा, अच्छा ही करेगा। हम तो दुआ करेंगे कि वो सही सलामत केस सुलट जाए। और आपका छोटा भाई की तरह है एल्विश यादव, तो किस तरह का उसका रवैया रहा था, किस तरह के उसका बचपन का एक रहा था कि कई बार एक होता है कि खुराफाती बच्चा होता है, एक होता है कि कुछ ना कुछ नया देख करके उसने कैरियर में जिस तरह शुरुआत करी उसको लेकर के सवाल लगातार खड़े हुए। मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, जो ज़्यादा तरक्की करता है, ज़्यादा ऊंचाइयों तक जाता है, उसकी हर कोई बराबरी तो कर नहीं पाता, लेकिन उसको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करना चाहता है। बराबरी तो करनी बस की नहीं, लेकिन नीचा दिखाना बहुत लोगों को आसान लगता है। तो बचपन से तो मैंने उसको कभी ऐसा देखा नहीं, ना मैंने उसको देखा कभी ये ड्रिंक करता हुआ, स्मोक करता हुआ। और तो मैं इतना ज़्यादा मानता नहीं कि भाई वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव था। क्या लगता है कि जो ईगो वाली बात की जा रही है, ईगो था इसमें थोड़ा बहुत तो पैसा कमाने के बाद सब में ईगो आई जाती है। और रही बात गुस्से की तो बात ऐसी होती है, अकेला आदमी होता है तो गुस्सा नहीं करता है, जो सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ अल्लाह मैं मारूंगा, उसके बेसिस पे आदमी और एग्रेसिव हो जाता है। एक संगत का बहुत मैटर करता है। इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं, हमें भी पता है, इतना तो वो है नहीं इन्वॉल्वमेंट उसका। बट अगर कानून कहती है कि इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो आई एम विद इट। के हूँ पर लड़का छोरा में कोई किसर नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि फंसाया जा रहा है उसको बिना बात के? हमने तो ये लग रहा है भाई फंसाया जा रहा है। तो कैसा लड़का था? बचपन से यहाँ ही रहे हो आप, बुजुर्ग हो इतने? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इतना लायक बच्चा हमने देखा नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग लगता है कि इतना पैसा होगा इसके पास जो केस दर्ज कर दिया? ये भी हमने तो भाई नहीं पता, ये भी झूठ सा ही बचा है। तो गांव वाले उसके साथ नहीं है? मेरी बात सुनो, गांव वाला सब साथ है। और उसका बाप नहीं इतनी मतलब 3 साल काम छोड़ के मरे तो बाप अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपना नौकरी कर गए, अपनी नौकरी कर रहा है। और नौकरी में ये सामान खरीदा, कुछ ज़्यादा लाई थी थोड़ी घनी, कुछ ये अपना मकान बनाया, ये इसकी जेब से नहीं बनया। तो क्या लगता है कौन फंसा रहा है? काम कर रहा हो, ये तो ना अपने आप खुद बनाया, आज तो नहीं चल रहा है काम, 3 साल से बन रहा। और फिर दिया था, दिया भी था अपनी कमेर में, ठीक है, जो दादा परदादा को छोड़ गया था। निष्पक्ष होकर एल्विश यादव के लिए अपनी बात कह रहे हैं, और आप लोग भी तमाम लगातार जुड़े हुए हैं, और एक एक बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बस इसी उसमें कि कोई एक तो मीडिया हो जो सच के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी स्थिति यह है देश में कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि देश की मीडिया के पास, नेशनल मीडिया के पास एल्विश यादव के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं। देश में चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव में बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के एल्विश के पीछे लग गए। नेगेटिव खबरें चलाई जा रही है,
ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये जो लड़का है एलविश यादव जो है, पता नहीं कितना बड़ा रैकेट ये चला रहा होगा। लेकिन इस सब के बीच रिपोर्टर जी जो है, अब ये सवाल हमसे भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो भाई साहब आप भी जो है लोकसभा चुनाव छोड़ के एलविश के साथ क्यों खड़े हो गए? वो इसलिए खड़े हो गए, किसी को तो सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, किसी को तो सच और झूठ के बीच का फर्क बताना पड़ेगा। और ये सच के और झूठ का फर्क हम बताने का काम करते रहेंगे, क्योंकि हम सीधे सीधे कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोष साबित नहीं हुआ है, और जब तक दोष साबित नहीं होता है गुनहगार नहीं होता है कोई भी। और तब तक हम एलविश के साथ खड़े हुए हैं, रिपोर्टर जी एलविश के साथ खड़ा हुआ, कोई खड़ा हो या ना हो, रिपोर्टर जी की टीम और मैं निजी तौर पर फिलहाल हम खड़े हुए हैं एलविश के साथ। और आपके पास तमाम अपडेट्स हर रोज मैं लेकर लाइव जुड़ता रहूंगा। तमाम सारे वीडियोस, गांव में क्या चर्चा हुई, किसने क्या कहा, वो रिपोर्टर जी पर वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप तभी इस नेगेटिव मीडिया का मुंह बंद कर सकते हैं जब पॉजिटिव चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। वरना तो फिर आप और हम जो है ना शिकायतें ही करते रह जाएंगे कि नहीं 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 वो देखिए हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। लेकिन जो हमारे पक्ष में जा रहा है उसको हम जितना बढ़ाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चीज है उसको धक्का मारने के लिए नेगेटिव एनर्जी जो है चारों तरफ से कोशिश करती है, और वो कर रही है। लेकिन जो अच्छी चीज होती है, सच्ची चीज होती है, उसको बढ़ाते हुए हमारी उंगलियां जो हैं वो कांपने लगती है। पता नहीं कोई खर्चा हो जाएगा या उंगली में दर्द हो जाएगा। एक शेयर ही तो करना है, लेकिन हम उससे बचते हैं, बहुत सारे लोग बचते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हकीकत पता लगे लोगों को। कम से कम लोग ये तो समझ में पाए कि आसपास के लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं एलविश के बारे में। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कल एक बार फिर एक नई एनर्जी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 घंटे से हम लोग लाइव हैं। पूरी टीम अभी भी काम कर रही है, और नॉर्मली हम लोग 7 बजे तक हमारा स्टूडियो बंद हो जाता है, लेकिन अभी हम आप देखिए 8:57 हो गए, मतलब 3 मिनट बाद 9 बज जाएंगे। पूरी टीम बैकएंड पर भी काम कर रही है, और सिर्फ इसलिए काम कर रही है कि हम सच्चाई के साथ हैं। फील्ड में भी हमारी टीम मौजूद है, हम लोग भी आपके साथ हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप सच्चे फैंस हैं, सच्चे साथी हैं, तो वीडियो और इनको एकदम से हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि सच और झूठ का फर्क पता लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए अपना, और टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा, क्योंकि ऊपर वाला सच के साथ है और हम भी उसी सच के साथ चल रहे हैं। नमस्कार।